Hello everyone, welcome back to Commerce Makeover. So today we are going to start with chapter number 6 जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था। यूनिट 2 का जो पार्ट था, अब 6 से लेके 10 तक यहाँ पे पूरी वीडियो में कवर अप हो जाएंगे आपके फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट के, दैट इज योर 6 सब्जेक्ट। सो अब यहाँ पे लेकर चलते हैं, हम यहाँ पे कैशलेस बैंकिंग की बात करते हैं। तो पहले हमारा इंडिया जो था वो पूरा कैश बेस्ड था, सारी कैश ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से चलता था। नाउ हमने डिजिटल इंडिया की तरफ इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, तो हमारी डिजिटल ट्रांजेक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। सो हम कैशलेस मेथड की बात करते हैं, वी हैव अराउंड 9 to 11 कैशलेस मेथड, 12 अराउंड है। ठीक है, सो हम पहले बात करते हैं, उसके अंदर हमारा जो आता है दैट इज ई बैंकिंग या फिर बोलो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। देखो, जो आप आराम से पढ़ पाएंगे मैं उसको स्किप कर दी रहूंगी, जो आप आराम से रीड कर सकते हैं, जहां पर मुझे लगेगा कि नहीं समझ आएगा वहां पर मैं समझा दूंगी, बिकॉज ये चैप्टर्स भी काफी लेंदी है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, कोई से पॉइंट कभी पूछ लेते हैं। सो देखिए, मेनली क्या है यहाँ पे ई बैंकिंग, ये क्या होता है मेनली मैं बोलूँ तो एक फैसिलिटी है जिसमें इंटरनेट के थ्रू एक इंक्रिप्टेड ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, मतलब बिना बैंक के। ठीक है, बिना बैंक जाए। सो किस लिए हो रहा है, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस सर्विसेज को फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल काम के लिए ऑफर कर रहे हैं। एंड क्या क्या हो सकता है ये सारी चीजें लिख रखी है। एंड क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, 24/7 सर्विसेज है, कभी भी यूज कर सकते हैं, कम खर्च है। ठीक है, देन सिक्योर है, इंक्रिप्टेड सिस्टम है, देन ऑटोमेटेड एंड कंसेंट्रेटेड है, मतलब सब कुछ सिस्टम पे कंट्रोल हो जाता है। ईसीएस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, मतलब कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बल्क ट्रांजेक्शन, मतलब ज्यादा लोगों के साथ एक पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक की जाती है, इस तरीके को बोलते हैं। यूज क्या क्या हमने यहाँ पे लिख दिया है। देन अगर नेक्स्ट की बात करूँ कैशलेस मेथड थर्ड की, बैंक ड्राफ्ट जो आता है हमारा, जिसके अंदर मतलब क्या है कि एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जो किसी भी ब्रांच में पैसे देने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो 50,000 तक का ड्राफ्ट कैश से बन सकता है। ठीक है, एंड 50,000 से ज्यादा के लिए चेक या अकाउंट पेमेंट जरूरी है। तो ये सेफ होता है लार्ज पेमेंट के लिए, क्योंकि जो जितने भी बैंक इशू है वो कर सकता है। फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं बैंक ड्राफ्ट के अंदर। तो अगेन 50,000 से अंदर तक कैश यूज हो सकता है, बट 50,000 से ऊपर के लिए चेक चाहिए, तो बैंक ड्राफ्ट के लिए यूज होगा। देन फोर्थ आता है हमारा पे ऑर्डर, मतलब कि बैंकर्स चेक भी कहते हैं इसे, साथ साथ में सेम सिटी के लिए यूज होता है, नॉन नेगोशिएबल होता है, मतलब कि डिसऑनर नहीं हो सकता, बाउंस बैक नहीं हो सकता, वैलिड होता है 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, जब लोकल पेमेंट में फुल एश्योरेंस चाहिए होती है तब ये बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। देन उसके क्रेडिट कार्ड आता है, आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। ठीक है, इसलिए दे रखे कई बार शॉर्टनर पूछ लेते हैं इसके ऊपर, यू कैन रीड दैट। ठीक है, जस्ट शॉर्ट व्यू कि एक प्लास्टिक कार्ड है या मेटल कार्ड भी बोल सकते हो, जिसकी एक लिमिट तक लाइक लोन दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। और बाकी सारी चीजों के बारे में शॉर्ट टर्म बोरिंग है, फैसिलिटी है जो आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक प्लास्टिक कार्ड या मेटल कार्ड के थ्रू दे रही है। और जितने सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे कि इतना इतना शेयर है, फीचर्स क्या है, एक बार इसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद डेबिट कार्ड की बात करती हूँ, सेम उसी तरीके से है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रखी है ताकि आप पढ़ के थोड़ा माइंड के अंदर रिटेन कर लो, एंड पेपर के अंदर बाई चांस अगर शॉर्टनर आता है या फिर डिफरेंस रिटेन भी आता है देन यू कैन राइट। तो अगर मैं इसकी बात करें डेबिट कार्ड की, तो एक बैंक कार्ड भी कह देते हैं नॉर्मल, जिसको डेबिट कार्ड मतलब कि एक नॉर्मल कार्ड। ठीक है, जो बैंक हर कोई सबके पास डेबिट कार्ड होता ही होता है, जो भी आपका नॉर्मल कार्ड होता है डेबिट कार्ड ही बोलते हैं, बैंक कार्ड भी कहते हैं। एंड डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, एंड जितने भी पेमेंट्स है, एटीएम में विड्रॉल के लिए सारी चीजें डेबिट कार्ड हमारा यूज हो रहा होता है। यानी आप बाकी सारी चीजें बहुत आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको बोलते हैं एईपीएस। ठीक है, एईपीएस का मतलब क्या है, एक सिस्टम है जो यूआईडीएआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, मेनली आधार इंफॉर्मेशन वाली है, गवर्नमेंट साइट है जो लॉन्च किया है यहाँ। और साथ में एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया था, एक बायोमेट्रिक तरीके से लॉन्च किया था, जिसके अंदर क्या है, आधार लिंक बैंक अकाउंट है, कि आधार के साथ हमारा बैंक अकाउंट लिंक होगा बायोमेट्रिक के थ्रू, मतलब कि फिंगरप्रिंट के थ्रू। एंड बायोमेट्रिक डेटा जैसे थंबप्रिंट हो गया, और साथ साथ में रेटिनल स्कैन भी यूज हो रहा था। ठीक है, और साथ में एटीएम कार्ड या पिन की जरूरत नहीं होती, इस केस के अंदर बायोमेट्रिक चलता है। और क्या क्या फैसिलिटी ऑफर कर रहा है, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर वगैरह वगैरह सारे लिख रखे, सारी चीजें जो आपको बेस्ट तरीके से समझ आ सके। एंड इट इज बेस्ट सूटेड फॉर द रूरल एरिया, मतलब जो ग्रामीण एरियाज होते हैं उनके लिए बेस्ट सूट होते हैं, और ये एटीएम्स इनके अवेलेबल नहीं होते हैं। जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है वहां पे यूज हो जाते हैं। देन बेनिफिट्स कहाँ कहाँ पे है, नो ट्रांजेक्शन फीस है इसकी, ये सारा रीड कर लेना, समझ आ जाएगा आपको। नेट बैंकिंग यू ऑल नो, बहुत अच्छे तरीके से समझता है, बट फिर भी एक बार बता
देती हूँ। एक इंटरनेट बैंकिंग जो मतलब घर बैठे आप हर सारी सर्विसेज़ को ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, ये मेनली पैसे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, 24/7 अवेलेबल रहती हैं। इन सब की भी बात करते हैं। आईएमपीएस का मतलब आता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है, जो आप मोबाइल या फिर इंटरनेट या फिर एटीएम के थ्रू यूज़ कर सकते हो। मोबाइल नंबर पे पैसे भेजे जा सकते हैं किसी भी, ठीक है? 24/7 एंड 365 डेज़ अवेलेबल होता है ये। एंड इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये सिस्टम डिजिटल इंडिया को का गोल पूरा कर रहा है। स्मार्टफ़ोन हो या इंटरनेट यूज़र्स हैं, उनके लिए बेस्ट यूज़ है, कन्वीनिएंट यूज़ है। ठीक है? देन उसके बाद यूपीआई एंड डिजिटल वॉलेट्स यू कैन रीड बहुत आराम से। यूपीआई दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यू कैन रीड इट बहुत ईज़िली। डिजिटल वॉलेट की अगर मैं बात करती हूँ, तो एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऐप बोलो, तो सारे के सारे मल्टीपल पेमेंट मोड को होल्ड करता है। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आईडी, नेट बैंकिंग, ये सब चीज़ें। फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल फ़ोन पे, पेटीएम, देन गूगल पे, अमेज़न पे, मोबिक्विक, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो हम ये डेली यूज़ करते हैं। ठीक है? नाउ द बैंक कंप्लेंट्स एंड ओम्बड्समैन। ठीक है? जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये एक नया टर्म आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका क्या रीज़न होता है, इसका मतलब मेनली क्या है कि हम एक कस्टमर के जितने भी दुःख मतलब ग्रीवेंसेस वगैरह हैं, उनकी जितनी भी रैपिड ग्रोथ या कॉम्प्लेक्सिटी वजह से जो आई हैं, उसको हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए वी हैव सेट अप दिस पूरा का पूरा सिस्टम। देन बाय व्हॉम किसने करा? आरबीआई ने इन 2006 करा। यू कैन रीड दिस नाउ। हु इज़ दिस? द टर्म जो हमने यूज़ करी, ओम्बड्समैन। ठीक है? एक पर्सन है, एक सीनियर पर्सन है जिसको जो कौन किसने अपॉइंट करा है? आरबीआई ने अपॉइंट करा है। ठीक है? जिसके पास क्या-क्या पावर्स है? कौसी जुडिशियल पावर्स है। मेनली क्या है कि सारी की सारी कस्टमर के कंप्लेंट्स को फेयरली एंड इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ों को कर लेते हैं। एंड ये नहीं होता कि हाँ, कोई पार्शियलिटी या बायस रहेंगे, हमेशा एकदम प्रॉपर रहते हैं, मतलब कि फेयर ट्रांज़ैक्शंस में डील करेंगे, सारी चीज़ों को फेयरली ट्रीट करेंगे। देन व्हेन टू फाइल द कंप्लेंट? द फर्स्ट जो है मेनली डायरेक्टली कंप्लेंट कर दो कंसर्न बैंक को। अगर वो सॉल्व नहीं होती तो 30 दिन दैट इज़ 1 मंथ के अंदर-अंदर रिस्पॉन्स जो है अगर अनसैटिस्फैक्टरी रहता है, तो हम ये बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नाउ मेन क्या-क्या कंप्लेंट्स रहती हैं, यू कैन रीड दिस। ठीक है? कंप्लेंट का रिड्रेसल पीरियड क्या रहेगा, उसकी बात कर लेते हैं। देखो पहले क्या है कि फाइल अ कंप्लेंट विद योर बैंक एंड वेट फॉर 1 मंथ। ठीक है? अगर रिज़ॉल्व नहीं होती है तो कंप्लेंट आरबीआई सीएमएस पोर्टल में करो, नाम है याद कर लेना। ठीक है? और ईमेल भी कर सकते हो वो पर्सन दैट इज़ ओम्बड्समैन के ऑफिस के अंदर भी। देन आपको एक एक्नॉलेजमेंट का रिसीव मिलेगा। ठीक है? अगर विद द कंप्लेंट नंबर जो भी है आपका ट्रैकिंग द केस ताकि आप ट्रैक कर पाओ। एंड जो भी ओम्बड्समैन विल बिगिन विद अ फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्वायरी। एंड अगर जैसे ही आपके जो 1 साल के अंदर-अंदर जो भी जो कंप्लेंट है वो आपकी 1 साल के अंदर-अंदर रिज़ॉल्व हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू। एंड अगर बैंक आपको 1 महीने के अंदर रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है? देन यू आर नॉट सर्टिफाइड विदिन 16 डेज़ आल्सो 60 डेज़, तो आप ये जो पूरा प्रॉब्लम है या कंप्लेंट है, वो सीजीएम दैट इज़ चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द आरबीआई को भेज सकते हो। कंपनसेशन की लिमिट क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम 20 लाख या फिर जो भी एक्चुअल लॉस हो, जो भी हायर होगा वो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम द आरबीआई, यू कैन रीड दैट। देन फंड ट्रांसफर मेथड इन द नेट बैंकिंग। ठीक है? इसकी जब हम बात करें तो देखो एनईएफटी मैंने आपको पहले भी बताया, एनईएफटी अगेन इंपॉर्टेंट है। एनईएफटी और आरटीजीएस का थोड़ा डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो ध्यान से समझ लेना। एनईएफटी मतलब क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब एक वन टू वन ट्रांसफर होता है इंडिविजुअल और बिजनेस के बीच में। देन 24/7 एंड 365 डेज अवेलेबल होता है। एंड सेटलमेंट जिसका चल रहा है हाफ आवरली बेसिस पे चलता है। और हम 50,000 बिना बैंक अकाउंट के मतलब हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब बैंक ब्रांच के थ्रू भी। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि जितने भी सेंडर्स हैं, ठीक है? अगर उसका कोई अकाउंट नहीं है, तो वर्किंग कस्टमर के लिए बहुत ईज़िली रहता है। देन आरटीजीएस की जब मैं बात करते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका मेनली जितने बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शन होती हैं, जो मिनिमम 2 लाख से ऊपर के जितने भी ट्रांज़ैक्शन हैं, वो हम सारी आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं। दैट इज़ 24/7 365 डेज़ अवेलेबल रहेगा। एंड ये ट्रांसफर जो है मेनली रियल टाइम पे हो रहा है। एंड जितने भी सेटल्ड है वो इंडिविजुअली कर रहे हैं, ठीक है? ना इसका मेन बेनिफिट क्या है? हम इज़िली जो इंस्टेंट ट्रांसफर कर पा रहे हैं लार्जर अमाउंट का, ठीक है? एंड ये टाइम सेंसिटिव मतलब बहुत जल्दी आराम से हो जाता है। एंड बल्क बिज़नेस पेमेंट भी बहुत क्लियरली हो जाती हैं। स्टेक होल्डर्स की बात करें तो कस्टमर्स, बैंक, मर्चेंट, यू कैन रीड दिस, इनको क्या-क्या फ़ायदे हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 7 की जब हम बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। इसके अंदर हमारे कोई ना कोई 2 स्कीम्स, ठीक है? आपकी सुकन्या वाली तो पूछी जा रही है, ठीक है? और एक और प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑल्दो इसके अंदर मैंने ये वाली डिस्कस नहीं करी है प्रधानमंत्री जनधन योजना वाली, बट आपके लिए वो मैं शॉर्ट नोट के थ्रू भेजूँगी बिकॉज़ आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं कर रखा, तो मैंने इसलिए फिलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं करी है। बट जो आपकी जो पीडीएफ आएगी, जिसके अंदर पेपर एनालिसिस वाला है, मतलब पेपर के पीवाईक्यू शेयर है, उसके अंदर वो आंसर डला हुआ है, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं।
पहला आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जिसको हम पोसा करके भी बोलते हैं। मिनिमम ओपनिंग अकाउंट 500 तक रहेगा। मिनिमम विड्रॉल हमारा लाइक 50 तक निकाल सकते हैं। पैसे रखने की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। सिंगल एडल्ट अकाउंट क्या क्या मतलब क्या खोल सकते हैं, कौन खोल सकते हैं? सिंगल एडल्ट या दो एडल्ट, ज्वाइंट ए या बी टाइप, जो इस तरीके से भी खोलना है। देन गार्डियन, अगर माइनर है या अनसर्न माइंड या फिर कोई भी पर्सन है उसके लिए गार्डियन। एंड अगर माइनर 10 साल से ऊपर है तो अपने नाम से खुद भी खोल सकता है। वन अकाउंट रूल है कि जो भी एक पर्सन है, पर्सन के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट अलाउड है, ज्यादा नहीं, ओनली वन अकाउंट पर पर्सन। इंटरेस्ट रेट हर साल प्रिस्क्राइब रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है कि क्या रेट पे रहेगा। टैक्स बेनिफिट आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना याद रखोगे। आपके वैसे ही अभी इनकम टैक्स का भी पार्ट आया नहीं है तो लीव, ठीक है। नाउ क्लोजिंग इंटरेस्ट रूल क्या चल रहा है कि अकाउंट क्लोज करने पर जितने भी पिछले महीने तक का इंटरेस्ट है वो दिया जाता है। एंड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही है? एटीएम कार्ड, आधार लिंकिंग, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी योजना के नाम लिख रखे हैं, वैसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एनएसआरडी, दैट इज नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करके 5 साल में पैसा बढ़ाने वाली जो स्कीम होती है उसको बोलते हैं नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब इसका टेन्योर क्या है? 5 साल का है। कौन खोल सकता है? एक पर्सन, सिंगल एडल्ट, ठीक है, या फिर जो गार्डियन है। अगर अकाउंट माइनर या आंसर माइन के नाम पे है तो 10+ साल का जो लाइक चाइल्ड होगा, ठीक है, अपने नाम से भी खोल सकता है या ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकता है, मैक्सिमम 3 एडल्ट के हिसाब से। तो मिनिमम डिपॉजिट की अगर मैं बात करें तो 100 पर मंथ या फिर 10 के मल्टीपल्स में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। नाउ डिफॉल्ट रूल कैसा है, मतलब पेमेंट मिस होने पर क्या होगा? अगर 4 बार लगातार पैसे नहीं भरे तो अकाउंट बंद हो सकता है, या फिर 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा चालू कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। देन एडवांस डिपॉजिट की अगर मैं बात करें तो 1 साल 5 साल तक का पैसा जमा करा सकते हैं। एंड लोन फैसिलिटी की बात कर रही हूँ तो 12 महीने तक रेगुलर डिपॉजिट के बाद अकाउंट बैलेंस का 50% लोन मिल सकता है। प्रीमेच्योर क्लोजर की अगर मैं बात कर रही हूँ 3 साल के बाद अकाउंट बंद कर सकते हो। अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो नॉमिनी पैसा ले सकता है या अकाउंट मैच्योरिटी तक चला सकता है, ठीक है। देन उसके बाद नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, ये अभी तक तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, इसके अंदर अगर मैं बोल रही हूँ तो पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट जैसे स्कीम, जिसमें पैसा एक फिक्स टाइम तक इन्वेस्ट किया जाता है और हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है उसका। इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी कोई ऐसे लिमिट नहीं है। एंड टेन्योर का मतलब टाइम जो पीरियड है वो 1 2 3 5 जितना भी टाइम तक लिख कर सकते हो आप, सबमिट डिपॉजिट कर सकते हो। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। टैक्स की बेनिफिट आपको छोड़ दीजिए। प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करें तो बेनिफिट जो भी मतलब भी मेच्योरिटी बंद करना है, प्रीमेच्योर क्लोजर करना है, 6 महीने से पहले बंद नहीं हो सकता। एंड अगर 1 साल से पहले बंद किया तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब एक अगर 1 साल के बाद बंद किया तो दैट इज जो रेट रहेगा, टीडी रेट, दैट इज दिस, ठीक है। जो हमारा टाइम डिपॉजिट रेट चल रहा है दैट इज 2% से कम इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आगे देखो री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। इसके अंदर बोला कि अलाउड पोस्ट मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी के बाद पैसा दोबारा इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है ना। इसके बाद कहते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, हो सकता है ये आ जाए, ठीक है, बट एक बार समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल एज सच, ठीक है। नाउ देखो इसके अंदर मतलब क्या है, ये ऐसी स्कीम जहां आप एक बार पैसे जमा कर सकते हो, करते हो, और हर महीने आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है, जैसे लाइक अ मंथली सैलरी, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी कौन कौन खोल सकता है? एक सिंगल एडल्ट, ठीक है, या फिर गार्डियन जो मतलब माइनर है, आंसर माइंड के लिए है, या फिर बोलो माइनर जो अब 10 ईयर्स के लिए है, अपने नेम से भी खोल सकता है, और या फिर ज्वाइंट अकाउंट अप टू 3 एडल्ट के लिए भी कर सकता है। नाउ मिनिमम डिपॉजिट 1000, ठीक है, 1000 तक का, 1000 से ओपन करना है। मैक्सिमम डिपॉजिट सिंगल अकाउंट का होल्डर है तो 4.5 लाख का, एंड अगर ज्वाइंट अकाउंट का होल्डर है तो 9 लाख का। टोटल लिमिट सभी अकाउंट होल्डर के लिए होती है, इंडिविजुअली नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट के अंदर। तो इंटरेस्ट की जगह मैं बात करी तो हर महीने इंटरेस्ट मिलता है, ओपनिंग डेट के हिसाब से मिलेगा। अगर इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है ये वाला, ठीक है। देन उसके बाद जो विड्रॉल रूल है, मतलब पैसा निकालने के जितने भी रूल चल रहे हैं, 1 साल से पहला, 1 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। एंड अगर 1 से 3 साल के बीच में क्लोज किया तो 2% प्रिंसिपल से कटेगा, ठीक है। एंड 3 साल के बाद क्लोज किया तो 1% कटेगा प्रिंसिपल अमाउंट से। एंड डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर तो नॉमिनी या लीगल हायर को पैसा मिलेगा। एंड अगर इंटरेस्ट भी पिछले महीने तक दिए जो भी है वो भी देना पड़ेगा उसको। देन उसके बाद किसान विकास पात्र, ठीक है, अगर मैं बात करें तो केवीपी भी बोलते हैं, इसकी मिनिमम डिपॉजिट रहेगी 1000। इसका मतलब क्या है? पहले एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जहां आपका पैसा फिक्स टाइम में डबल हो जाता है। एंड मेनली उन लोगों के लिए जिनको सिक्योर या फिर गारंटी रिटर्न चाहिए होते हैं।
मैक्सिमम डिपॉजिट्स की कोई भी नहीं, जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन अकाउंट होल्डर कौन-कौन है, वही सेम चीज़ चल रही है सेम, ठीक है? मल्टीपल अकाउंट्स अलाउड होते हैं, 3 एडल्ट वाला इसमें कोई रूल नहीं है। देन मैच्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो जितना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करे उस टाइम के लिए, अभी फिलहाल के लिए शायद 9 ईयर्स 7 मंथ्स का कुछ कर रखा है या फिर अराउंड 10 ईयर्स का अप्रॉक्स में कर रखा है कि इतने टाइम में पैसा डबल होगा एंड पर ये रेट चलेगा उस तरीके से। नाउ प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करें तो अलाउड लाइक ओनली कुछ स्पेशल स्पेशल केसेस में है। इट इज अलाउ अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे, या फिर 2.5 साल के बाद, या फिर फोरफीचर बाय द गैजेटेड ऑफिसर, उन्होंने बंद करवा दिया, सीज अप कर दिया, ठीक है, जब्त कर लिया। देन उसके बाद ट्रांसफर अलाउ कहाँ पे वो चल रहा है हमारा, ठीक है, ये सिर्फ कुछ केसेस में हो सकता है, या तो डेथ के बाद नॉमिनी या लीगल हायर को कर दिया, जॉइंट होल्डर की डेथ के बाद दूसरे होल्डर को कर दिया। एंड इसका क्या क्या यूजेस है, जो आप इस सर्टिफिकेट को प्लेज या फिर ट्रांसफर कर सकते हो एज अ सिक्योरिटी, जैसे लोन के लिए पर प्लेज की परमिशन जरूरी होती है वैसे ही यहाँ पर भी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, आप इसको रीड कर लेना, वही सेम चीज चल रही है। नाउ पीपीएफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आ सकती है इस बारी, ठीक है। तो पीपीएफ की जब मैं बात कर रही हूँ तो हमारा पॉइंट आ जाता है कि एक इसका मतलब क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी कौन कौन, मतलब कौन कौन एलिजिबल रहेगा। सिर्फ इंडियन रेजिडेंट जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, माइनर या आंसर माइंड के लिए गार्डियन ओपन कर सकते हैं, वो खुद नहीं करेगा। मिनिमम डिपॉजिट्स में 500 पर ईयर होनी चाहिए, ठीक है, नहीं बनेंगे तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। मैक्सिमम डिपॉजिट्स के अंदर 1.5 लाख पर साल की चल सकती है, पूरा डिपॉजिट एक साथ या इंस्टॉलमेंट में, दोनों केस में पॉसिबल है। मेच्योरिटी जो मैक्सिमम डिपॉजिट मैंने बता दिया, मेच्योरिटी पीरियड जो है 15 ईयर्स तक का है। अकाउंट खोलने वाले जितने भी ईयर को काउंट नहीं किया जाता था, जो अकाउंट जिस ईयर में खोला उस टाइम को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद के 15 साल। देन इंटरेस्ट रेट जो है हर क्वार्टर जो गवर्नमेंट रेट नोटिफाई करती है, एंड ईयर के एंड में जितना भी अकाउंट में इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो, एंड ये टैक्स फ्री होता है, इसके ऊपर टैक्स नहीं होता था, इसके ऊपर अमाउंट एक्सपेंस बन के हमारा एज एन डिडक्शन मिल जाती है। नाउ विड्रॉल 5 साल के बाद एक बार विड्रॉल अलाउड है, एंड मैक्सिमम 4th ईयर या फिर पिछले साल का 50% जो भी कम हो वो अलाउड होता है, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितना है कितना नहीं चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। टैक्स वाला जो भी पार्ट है आप छोड़ सकते हो। अब इसके अंदर ये ध्यान रख लेना कि दिस इज अ टैक्स फ्री, मतलब इसके ऊपर डिडक्शन मिल जाती है, पीपीएफ आपने सुना भी होगा, ठीक है। नाउ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यू कैन रीड दिस, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का मतलब क्या है, गार्डियन अपनी 10 साल की जो मेनली छोटी लड़की के नाम पर एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो भी गर्ल चाइल्ड है उसके नाम पे, जो 10 साल से छोटी है उसके लिए खुलवा सकते हैं अकाउंट। एंड कितने अकाउंट्स अलाउड है, सिर्फ 2 गर्ल्स के लिए, ठीक है, हर फैमिली में अकाउंट खुल सकता है 2 गर्ल्स के लिए। एंड मिनिमम डिपॉजिट 250 पर ईयर एंड मैक्सिमम डिपॉजिट इज 1,50,000 पर ईयर। डिपॉजिट की ड्यूरेशन क्या रहेगी, अकाउंट खुलने के 15 साल तक डिपॉजिट करना होता है, एंड अगर अकाउंट डिफॉल्ट हो तो 250 प्लस 50 पर ईयर का पेनल्टी देकर दोबारा चालू किया जा सकता है। और टैक्स के बेनिफिट इसके जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये आपके पास कंटेंट होना चाहिए, हर बार ही पूछा जा रहा है वाला, ठीक है। तो डिडक्शन जो है सेक्शन 80C, आपको पूरे आईटीआई फाइल करने के बाद जो डिडक्शन मिलते हैं वो 80C के अंदर मिल रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट भी पूरा टैक्स फ्री होता है इसका, जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट कौन, मतलब हर क्वार्टर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेट करती है, एंड इंटरेस्ट हर साल क्रिएट होता है। देन इसके विड्रॉल कब अलाउड है, जब मेनली जो गर्ल है वो 18 साल की हो जाए या फिर 10th पास कर ले, तो इस तरीके से, या तो फिर मैक्सिमम 50% बैलेंस निकाल सकते हैं, जो भी चाहे, ठीक है। मेच्योरिटी क्या है, अकाउंट मेच्योर होता है 21 साल बाद, लड़की की शादी हो जाए या फिर तब 18 साल के बाद मेनली, ठीक है। अगर मतलब या तो 21 साल बाद होगा, या फिर अगर लड़की की शादी हो जाए तो 18 साल के बाद अगर हो रही है तो। देन प्री मेच्योर क्लोजर की बात कर रही हूँ तो अलाउड आफ्टर 5 ईयर्स ओनली इन द केसेस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए, सीरियस इलनेस हो जाए, या गार्डियन की डेथ हो जाए, या मैरिज अगर 18 साल के बाद हो जाए तो, मतलब 18 के बाद ही, 21 के बाद ना हो, 21 से पहले और 18 के बाद। क्लोजर डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म देके पासबुक देनी होती है, तब आपका अकाउंट क्लोज, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो पूरे यूज है वो क्लोज हो जाएगी ना। पोस्टल मनी ट्रांसफर सर्विसेज, इसके अंदर से बहुत बारी पूछ लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो आपका पूरा है, ठीक है, मनी ऑर्डर, ये वाला 4 पॉइंट जो हमने डिस्कस करे, ये वाले 4 पॉइंट बहुत बार पूछ लेते हैं, तो अगेन ध्यान से समझिएगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टल मनी ट्रांसफर सर्विसेज, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इसके ऊपर पूछ लेते हैं सिर्फ डायरेक्टली आईपीओ, देन आईएमओ बता दो, ईएमओ बता दो, इसके ऊपर शॉर्टकट आ जाता है, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। जब हम मनी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मतलब पैसा भेजने के पोस्ट ऑफिस के तरीके, जिसमें भेजने वाला पैसे भेजता है, एंड जो पे ये है, ठीक है, पेई को भेज रहा है, इसको मिलने वाला है ना। इसकी लिमिट क्या है, एक मनी ऑर्डर जो है 5,000 तक भेजा जा सकता है। प्रोसीजर क्या रहेगा, फॉर्म ले लो, फिल करो, साइन करो, अमाउंट का जितना भी है कमीशन के साथ सबमिट करो, कैश चेक जिससे देना है उससे दो, रिसिप्ट जो है वो मिलेगी आपको, एंड पे साइन करेगा उसके ऊपर, एंड जो रेमिटर है उसको आप कॉपी दे दो।
देन उसके बाद स्पेशल केस इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट के नाम पर अगर जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या बोर्ड के नाम से जा रहा है तो पेई रिसिप्ट नहीं देता, ठीक है, बल्कि डिपार्टमेंट रिसिप्ट इशू करता है जो रेमिटर को मिल रही है। वहां पे रिसिप्ट ना देके डिपार्टमेंटल रिसिप्ट मिलती है। अलाउड चेंजेस के अंदर क्या क्या है, आप ये चेंजेस करवा सकते हो, मतलब बट चार्जेस लगेंगे कोई भी चेंजेस करने हैं। पे का एड्रेस या पोस्ट ऑफिस या पे का नाम कुछ भी चेंज करना है तो उसके ऊपर पैसे लगेंगे, चेंज करवा सकते हो। रिफंड वापस जो है अगर पैसा नहीं भेजना हो या गलती हो गई हो तो रिटर्न रिक्वेस्ट देकर पेमेंट रोक सकते हो, बट और साथ में क्या है कि पैसा वापस ले सकते हो, बट साथ में एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर पोस्ट ऑफिस टाइम पर पेमेंट स्टॉप ना कर पाया तो जिम्मेदार नहीं होगा वो। ना इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की बात करें तो ईएमओ की बात चल रही है। एक वेल बेस्ड फास्ट मनी ट्रांसफर सर्विस है जो सिर्फ इंडिया के अंदर काम करता है। मिनिमम ₹1 से शुरू हो जाता है, मैक्सिमम ₹5000 तक भेजे जा सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, पैसा जो है 24 घंटे के अंदर अंदर रेसिपिएंट तक पहुंच जाता है। बुकिंग ऑप्शन, आप किसी भी ईएमओ सेंटर से इसका बुकिंग करवा सकते हो। एंड इसका मेन एक्स्ट्रा फीचर क्या है, रेमिटर एक पर्सनल मैसेज भी भेज सकता है उस पैसों के साथ, ठीक है। देखो, मैंने बहुत सारी चीजें एक लास्ट में लिस्ट भेज दूंगी, उसके मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी लिस्ट के, ठीक है, वो आपको एंड में आपके जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो उसको चेक कर लेना। और यू कैन सर्च ऑल्सो कॉमर्स मेकओवर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन से पेज पे आपको कौन सा वाला याद करना है। सारे याद करने मत बैठना कि ये भी इंपॉर्टेंट बोल दिया, ये भी इंपॉर्टेंट बोल दिया, आपको लग रहा है बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं बोले, कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट बोले हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंट मनी ऑर्डर की बात, ठीक है। इंस्टेंट मनी ऑर्डर की जब बात करें तो एक तुरंत, मतलब कि इंस्टेंट और एक वेब बेस्ड मनी ट्रांसफर हो रहा है जो एक इंडिया के अंदर ही यूज होती है। इसकी मिनिमम 1000 से स्टार्टिंग है एंड मैक्सिमम 50,000 तक भेजे जा सकते हैं। एंड प्रोसीजर इसका क्या रहेगा, IM काउंटर पे TRP1 फॉर्म भरना होता है, ठीक है, TRP1 फॉर्म भरो एंड आपको एक सील्ड 16 डिजिट IMO कोड मिलेगा। एंड जिसकी वजह से जो रिसीवर है उसको SMS या ईमेल से कोड मिल सकता है। तो पोस्ट ऑफिस में TMP1 फॉर्म प्लस ID प्रूफ दिखाते पैसे ले सकते हैं एंड मैक्सिमम 50,000 कैश दिया जा सकता है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए हमने 16 डिजिट IMO नंबर रखा है, वो मैंडेटरी होता है और एक कॉन्फिडेंशियल भी होता है, बिना इसके पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स की बात करते हैं तो मतलब छोटी छोटी अमाउंट के लिए यूज होता है ये, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म्स हो गए, एप्लीकेशन फीस हो गई, ये सब चीजें। एंड अवेलेबल डिनोमिनेशन क्या क्या है, ये सारे अमाउंट लिख रखे हैं, 1 2 5 7 10 20 50 100, ये सब अमाउंट के लिए यूज हो सकता है। एंड इसकी जो वैलिडिटी है मतलब 24 महीने तक वैलिड होता है, इशू मंथ के लास्ट डेट से काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो 12 महीने तक रिवैलिडेट कर सकते हो, मतलब बट कमीशन लगेगा साथ में। देन उसके एक्सपायरी क्या है, 36 मंथ्स के बाद अगर यूज नहीं हुआ तो IPO कैंसिल हो सकता है या फिर फोरफिट, कैंसिल ही बोलते हैं उसे, फोरफिट हो सकता है, ठीक है। जो भी इतने भी पैसे हैं वो वापस नहीं मिलते हैं। एंड रिफंड इन द केस ऑफ लॉस जो हम बात कर रहे हैं, अगर IPO खो जाए तो काउंटर फॉइल, अब काउंटर फॉइल का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं आपके पास ये पूरी स्लिप है, मान लो यहाँ पे आपकी एक डॉटेड लाइन होती है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन ऐसे चल रही होती है, यहाँ पे होती है, और आपको ये वाला पार्ट जो है आप उनको दे देते हो, ये वाला पार्ट आप अपने पास रख लेते हो। तो ये वाला जो पार्ट है वो आप रख रहे हो, और ये जो लाइन लगी होती है, जो डॉटेड लाइन होती है जो आराम से सील्ड आउट हो जाती है, उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। तो ये वाला आपने रख लिया, वो आपके पास जो है वो खो जाए, उसकी बात चल रही है, जो आपके पास होती है वो खो जाए तो सबमिट करके फंड मिल सकता है, ठीक है। अगर मान लो अगर मतलब अगर खो गई तो कुछ अलग बात है, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, काउंटर फॉइल रह जाती है, अगर वो सामने वाले से खो गई तो अगेन आप दे सकते हो, अगर आपसे खो गई तो उनके पास तो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो जो भी है सबमिट करके रिफंड मिल सकता है। एंड सुपरिटेंडेंट जो है, सुपरिटेंडेंट के पास अप्लाई करना होता है सारी डिटेल्स के लिए कि हमसे ये चीजें खो गई हैं। ना इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर वाया इंडिया पोस्ट अगर मैं बात करी तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर मतलब इसके पार्टनर वेस्टर्न यूनियन है, सिर्फ पैसा आता है यहाँ से। अब्रॉड से इनवर्ड रेमिटेंस है, अब्रॉड से पैसा आया इंडिया के अंदर, मैक्सिमम लिमिट आप चेक कर सकते हैं। मूव विदेश की बात कर रहे हो तो एक ब्रिटिश पोस्ट है, ठीक है, इसका यूरो गिरो सिस्टम की बात चल रही है एंड दोनों साइड के ट्रांसफर होते हैं, मतलब सेंड भी कर रहा है रिसीव भी कर रहे हैं, आउटवर्ड भी है इनवर्ड भी है। मनीग्राम इंटरनेशनल ट्रांसफर की बात करें तो इसका मेन मनीग्राम हो गया पार्टनर, एंड सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंस हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब पैसा इंडिया ही आता है, कैश है बैंक अकाउंट में, दो भी जो भी चलेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारी बात आती है चैप्टर नंबर 8 लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है।
तो देखिए आपकी चैप्टर 1, 2, 3 यूनिट 1 डन होगी। चैप्टर 4, 5 लास्ट वीडियो में डन हो चुका था यहाँ तक। देन इसकी अभी वीडियो में हमारा 6 चैप्टर डन हो गया, 7 चैप्टर डन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8 यू कैन से यूनिट 4 एंड 9 इस यूनिट का है एंड 5 यूनिट के अंदर सिर्फ एक चैप्टर है, तो वी आर लेफ्ट विद 3 चैप्टर्स। लेट्स रिज्यूम विद द चैप्टर नाउ। ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, देखो पहले लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी आते हैं, जो आप बीएसटी के 11th क्लास में पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या है कि रिस्क पूलिंग का फैक्टर आता है। इसके समझने वाली बात क्या है, इंश्योरेंस का सिस्टम ऐसा काम करता है कि बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मतलब प्रीमियम देते हैं जब किसी एक या कुछ लोगों को नुकसान होता है, जैसे डेथ या एक्सीडेंट, तो उस फंड से उनको पैसे दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क पूलिंग। डिफरेंट डिफरेंट। अब इसका मतलब क्या है, मैनी पे फ्यू क्लेम, बहुत सारे पे करते हैं बट कुछ लोग ये हैं जो क्लेम करते हैं। फ्यू रिसीव लार्जर क्लेम्स। ठीक है, इस तरीके से चलता है। अब इसका मेन गोल क्या है कि हर आदमी जितना भी पर्सन है वो अकेले बोझ नहीं उठाता। ठीक है, वो अकेले बर्डन नहीं लेता, जो इसके लिए सब मिलके रिस्क शेयर करते हैं ताकि किसी एक को पूरा लोड ना जाए। इस तरीके से चलता है। एंड लाइफ इंश्योरेंस, इसकी कैटेगरी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि डेथ का रिस्क। ठीक है, जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट को किस पैसा मिलता है, जिसे वो अपना इनकम, एजुकेशन, लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि जो डेथ के अलावा है। ठीक है, जो डेथ के अलावा जितने भी चलिए, मतलब ऑटोमोबाइल वगैरह होगी, मतलब कि व्हीकल के डैमेज के हिसाब से, प्रॉपर्टी चोरी हो गई, आग लग गई, डिजास्टर, ठीक है, कुछ भी। हेल्थ इंश्योरेंस, हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस वगैरह हो गए। डिसेबिलिटी, काम छोड़ना पड़ रहा है उसकी वजह से, या इनकम लॉस हो गया ड्यू टू इंजरी। ठीक है, बहुत सारी केसेस हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आने वाला है, हो सकता है आ जाए इस बार भी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला आता है आपको आपका अटमोस्ट गुड फेथ। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं पॉलिसी लेने और देने वाले दोनों को पूरी जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी से, मतलब पूरी ईमानदारी से, ट्रस्ट से एक सही इंफॉर्मेशन देनी होती है कि कोई भी अपनी बात नहीं छुपाएगा। मतलब क्लियर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो पॉलिसी लेने वाले को इंश्योर्ड चीज, ठीक है, इंश्योर्ड चीज या फिर जो पर्सन से फाइनेंशियल कनेक्शन होना चाहिए, उसके होने पर ही वो नुकसान अगर हो रहा है, या फिर ओनरशिप है, या फिर जो भी नुकसान का जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो रिलेशन चल रहा है फाइनेंशियल लॉस का, उसके ऊपर बात चल रही है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देन अगर बोले लॉस मिनिमाइजेशन, मतलब कि जो भी हमारा लाइक इंश्योरेंस है, ठीक है, होने के बाद जो भी डैमेज कम करने की जिम्मेदारी होती है पॉलिसी होल्डर की होती है। जैसे फायर होने पर पानी डालना, ये आपकी इमीडिएट है, आप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि आग लग रही है तो लगने दो, लॉस इंश्योरेंस हो रखा है। बट जितना इंश्योरेंस, मतलब ये नहीं होता कि आग लग रही है तो लगने दो। इट मीन्स कि अगर आग लग रही है तो आप जितना लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो आप वो करो। प्रिवेंटिव मेजर लेना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। देन इसके मतलब क्या है, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस जितना असली नुकसान हुआ है उतने पर ही भरपाई करता है, एक्स्ट्रा वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉफिट उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। देन कॉजा प्रॉक्सिमा की बात चल रही है। कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब होता है कि जब एक से ज्यादा बहुत सारे लाइक कॉजेज हो, तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए सबसे जो प्रॉक्सिमेट रीजन देखता है उसके ऊपर वो लाइक इंश्योरेंस देगा, मतलब रियल कॉज ढूंढेगा। ठीक है, अब आग लगी, अब आपने आग लगाई थी इसलिए लगी क्योंकि चलो गुड्स बेचे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, बिक नहीं रहे हैं, आग लगा देते हैं, इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये पूरी चेकिंग होगी कि आग लगी या लगाई गई। ठीक है, सारी चीजें। सब्रोगेशन की बात करते हैं तो इंश्योरर जब क्लेम दे देता है तो उसके बाद जो थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे लीगल राइट या फिर रिकवर लॉस कर पाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मतलब अगर आपने एक से ज्यादा इंश्योरेंस ली है तो सब इंश्योरेंस मिलकर प्रोपोर्शन के हिसाब से क्लेम भरेंगे। ठीक है, मतलब कि सारे लॉसेस शेयर कर लेंगे। ठीक है, मल्टीपल पॉलिसीज होने की वजह से। देन आता है नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, यू कैन रीड दैट। ठीक है, देन उसके हमारे कैटेगरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान आता है, मतलब कि प्योर प्रोटेक्शन प्लान एंड प्रोटेक्शन कम सेविंग। प्योर प्रोटेक्शन प्लान का मतलब क्या है कि सिर्फ लाइफ कवर देता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी के टाइम ड्यूरेशन पे हो जाती है तो नॉमिनी को लमसम पैसा मिल जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जांपल टर्म लाइफ इंश्योरेंस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। देन प्रोटेक्शन कम सेविंग का मतलब क्या है, लाइफ कवर के साथ साथ सेविंग भी होती है। ये पैसा जितना भी है फ्यूचर गोल, जैसे लाइक अगर घर लेना है,
लाइक एजुकेशन फंडिंग है, रिटायरमेंट में काम आता है, इसको हम बोलते हैं एंडोमेंट प्लान्स, ठीक है, एंडोमेंट प्लान्स एंड यूलिप्स भी। अगेन ये दोनों टर्म्स, हमारी तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। देखो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आ सकता है, देखो पेपर के अंदर हेडिंग याद कर लेना, ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली, नॉमिनी जो भी है, एक लमसम अमाउंट मिल जाता है उन्हें। इंस्ट्रूमेंट फॉर सेविंग, यू कैन रीड दैट, ठीक है। टैक्स जितने भी टैक्स बेनिफिट है इसको मत पढ़ना, आपके बुक्स के अंदर था इसलिए मैंने लिख दिया बस, ठीक है। नाउ ड्रॉबैक, यू कैन रीड दिस, रीड कर लेना, मतलब हेडिंग याद हो जानी चाहिए। कंपैरिजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं। देखो पहले बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान की, देन जितने भी सारे टाइप ऑफ प्लान है मैंने लिख दिए यहाँ पे, उसके क्या क्या फीचर्स है वो भी लिखते हैं, सॉरी, उसके क्या क्या फीचर है वो भी लिखते हैं, क्या बेनिफिट है वो भी, क्या ड्यूरेशन रहेगी वो भी, एंड क्या डेथ होने पे क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सारे भी लिखते हैं। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान का मतलब क्या है, एक फिक्स समय के लिए, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए कवरेज है। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान का मतलब फीचर क्या है कि जीवन भर, मतलब लाइफ टाइम की कवरेज प्लस सेविंग का ऑप्शन भी मिल रहा है। एंड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, दैट इज यूलिप, ठीक है, जो है इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी है। एंडोमेंट प्लान का मतलब क्या है, इंश्योरेंस के साथ साथ लॉन्ग टर्म सेविंग भी है। रिटायरमेंट प्लान का मतलब क्या है, रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मिलेगी। देन मनी बैंक पॉलिसी का मतलब क्या है, टाइम टाइम पर कुछ पैसे वापस मिलता रहता है। इसके बेनिफिट क्या क्या है, लाइक ये अफोर्डेबल प्रीमियम, देन सिंपल और क्लियर प्लान है, देन ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है, लाइफ टाइम बेनिफिट मिल रहा है, इसके ऊपर मार्केट रिटर्न प्लस लाइफ कवर दोनों का बेनिफिट है। इसके ऊपर एंडोमेंट प्लान के ऊपर हमारा डेथ या मेच्योरिटी पर लमसम अमाउंट मिल जाता है बोनस के साथ। देन रिटायर्ड लाइफ में भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे रेगुलर अमाउंट जो मेच्योरिटी पर फुल अमाउंट भी मिल सकता है। यहाँ पे ड्यूरेशन आप रीड कर सकते हैं, इसका डेथ का बेनिफिट भी आप रीड कर सकते हैं। मैं एक बार रीड ही कर देती हूँ, ड्यूरेशन आप कर लेना। द डेथ का बेनिफिट क्या है, सिर्फ तभी मिलता है जब पॉलिसी पीरियड के ड्यूरेशन में डेथ हो जाए उसकी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इंश्योर्ड के डेथ के बाद नॉमिनी को मिलता है। यहाँ पे सम एश्योर्ड जो हुआ है एंड इन्वेस्टमेंट का फंड मिलता है, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी। पॉलिसी पीरियड के बीच डेथ होने पर पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो मिलता है। देन डेथ होने पर नॉमिनी को कंपनसेशन मिलता है। द लास्ट इज डेथ होने पर पूरा सम एश्योर्ड जो है वो मिलता है, चाहे कुछ मिला हो या ना मिला हो, ठीक है ना। इसकी अगर मैं बात करती हूँ टर्म इंश्योरेंस की, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्टनर आ सकते हैं, या फिर बोल रहे कि आपको एक्सप्लेन करना है टाइप ऑफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस को। तो पहले टर्म इंश्योरेंस लिखोगे, देन उसके बाद अलग अलग पॉइंट करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे। जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो सिर्फ एक फिक्स्ड, मतलब कि स्टेबिलिटी टाइम पीरियड के लिए कवरेज देती है। अगर इंश्योर्ड पर्सन उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में डेथ हो जाए तो नॉमिनी या फिर जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी लीगल हायर होता है, उसको पूरा डेथ का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने रील्स में भी बहुत सुना होगा, टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस करा कर रखो, बहुत अच्छा है। इसको इसने टर्म इंश्योरेंस करा रखे थे इनके पेरेंट्स ने, तभी उनके जो बच्चे हैं उनको 2 करोड़ मिले, उनको ये मिला, उनकी वाइफ को इतना मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टर्म इंश्योरेंस। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आजकल चल भी ये रहा है। इसके मेन फीचर्स क्या है कि अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर टर्म इंश्योरेंस के कम कॉस्ट होती है, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है, कम लो कॉस्ट है, दूसरी पॉलिसी के कंपैरिजन में बहुत सस्ती है। देन हाई कवरेज है, देन नो मेच्योरिटी बेनिफिट, अगर लाइक पॉलिसी के ड्यूरेशन में डेथ नहीं होती तो कुछ भी वापस नहीं मिलता। देन फैमिली फ्यूचर है, जो अचानक होने वाली जो भी डेथ वगैरह है उसे फाइनेंशियल रिस्क कम कर देता है। इसकी अगर मैं टाइप्स की बात करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। लेवल टर्म प्लान, मतलब कि इसमें प्रीमियम और सम एश्योर्ड फिक्स होता है पूरे टर्म के लिए। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए ड्यूरिंग द टर्म तो फुल बेनिफिट मिलता है। देन ड्रॉप, मतलब कि रिटर्न ऑफ द प्रीमियम की बात चलते हैं, थोड़ा महंगा होता है बट क्योंकि मेच्योरिटी पे पूरे प्रीमियम वापस मिलता है अगर जिंदा रहे तो, वरना नहीं। डेथ होने पर नॉर्मल बेनिफिट मिलता है जो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो अगर हर साल सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा एंड इन्फ्लेशन, मतलब कि जितनी भी महंगाई वगैरह आएगी तो उसको बीट करने के लिए भी वैलिड है। एंड इनिशियली प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। देन डिक्रीजिंग टर्म प्लान की बात करिए तो हर साल जितना भी सम एश्योर्ड है वो कम होता रहे, ठीक है। एंड जैसे जैसे आपके लोन्स या लाइबिलिटी कम होते हैं, जितना भी है वो सबके लिए चलेगा। एंड आइडियल फॉर द लॉ, जितने भी लोग हैं जिनके पास होम लोन या ईएमआई होती है उनके लिए बेस्ट है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। नाउ एंडोमेंट पॉलिसीज, इसके ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है या फिर वैसे भी, अभी तक देखो आया नहीं है बट इसके ऊपर क्वेश्चन बना है आपका, ठीक है। जो क्वेश्चन 1 2 जो आते हैं आपके स्टेटमेंट लिख के आपको बोलते हैं एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एंडोमेंट पॉलिसीज, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंडोमेंट पॉलिसी की जब मैं बात करें तो इसका मतलब क्या है कि एक स्मार्ट
कॉम्बो प्लान है जिसके अंदर इंश्योरेंस प्लस लॉन्ग टर्म सेविंग दोनों आ रही है। ठीक है, जिसके अंदर कब पैसा मिल रहा है इसके अंदर, अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा है मेच्योरिटी तक पूरा पैसा मिलेगा लमसम इकट्ठा। देन अगर पॉलिसी के ड्यूरेशन में डेथ हो जाए तो नॉमिनी को फुल अमाउंट मिलेगा। जो भी पहले हो वही एप्लीकेशन होगा, ठीक है, वही एप्लीकेबल होगा जो भी है। ना इसके क्या क्या फायदे हैं पॉलिसी होल्डर के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप अगर वो मेच्योरिटी तक सर्वाइव कर रहा है। देखो एंडोमेंट पॉलिसी और अच्छी है, ठीक है ना। नाउ नॉमिनी के लिए फैमिली की सिक्योरिटी अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाए तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है गोल्स के लिए, ठीक है, जैसे एजुकेशन के गोल्स हैं, हाउस के हैं, रिटायरमेंट के हैं, सारी चीजों के लिए अच्छा है। देन इसके हमारे टाइप्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यूनिट लिंक एंडोमेंट प्लान होता है। इसके अंदर मेनली क्या है कि इसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिलते हैं। प्रीमियम का कुछ अमाउंट जो है, कुछ पार्ट जो है मार्केट फंड्स या फिर इक्विटी या डेट के अंदर में इन्वेस्ट हो जाता है एंड उसके हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी रहती है, पर रिस्क भी है साथ में। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आ जाता है फुल एंडोमेंट पॉलिसी विद प्रॉफिट वाला। ठीक है, जब विद प्रॉफिट की बात करें मतलब सम एश्योर प्लस बोनस साथ में मिल रहा है एंड बोनस डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पर। सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गारंटेड अमाउंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। नॉन प्रॉफिट एंडोमेंट की बात करते हैं तो बस एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है मेच्योरिटी या डेथ पर, कोई बोनस नहीं होता है इसके अंदर। फिर सेफ ऑप्शन है बट जिन्हें सर्टेनिटी चाहिए उनके लिए। ठीक है, लो कॉस्ट एंडोमेंट की बात करती हूँ तो प्रीमियम कम होता है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए बनाया गया है। जैसे लोन पेमेंट या रिटायरमेंट पेमेंट की बात चल रही है तो बोनस मिलता है, मेच्योरिटी पे अमाउंट मिल जाता है इसका। एंड यूनिटाइज विद प्रॉफिट, ठीक है, एंडोमेंट का जो बात चल रही है, ये एक प्लान है जो यूलिप प्लस विद प्रॉफिट के कॉम्बिनेशन के साथ चलता है। मार्केट का बेनिफिट भी मिलता है और थोड़ा गारंटेड भी है, बैलेंस ग्रोथ पे लो रिस्क भी के लिए भी बेस्ट है। देन ये आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इंश्योरेंस के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट मत जाते हैं आगे। ठीक है, हर चैप्टर में एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको शॉर्टलिस्ट होकर मिल जाएगी। ठीक है, आपको कल दोपहर तक ये शॉर्टलिस्ट होकर मिल जाएगी। डोंट कमेंट के अंदर ये मत लिखना पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। पहले वीडियो आराम से सुन लो, 2 बारी वीडियो सुन लोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, आराम से। उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली लग जाएगी। जब मुझे लगा कि हाँ आप लोगों ने वीडियोस बहुत तसल्ली से देख ली है, देन आई विल शेयर द पीडीएफ, तब शेयर करूंगी। उससे पहले मुझे कोई कमेंट ना देखते, ठीक है, मैं पहले बोल देती हूँ। आपके वीडियोस प्रेफर करो पहले देखना, ठीक है, आपको नोट्स वाले मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे सेकंड वीडियो अपलोड हो रही है वाली ऐसे अपलोड हो जाएगी आपके थोड़े टाइम पे। ठीक है, 1-2 घंटे के अंदर ही आपकी वाली पूरी पीडीएफ 49 पेजेस वाली अपलोड हो जाएगी। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ है वो आपको मैं अपलोड कर दूंगी जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ काफी स्टूडेंट्स ने देख लिया है एंड दे आर जेन्युइनली स्टडिंग। ठीक है, क्योंकि कल ही पेपर है 23 को ही दोपहर में। सो आपको पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, वरना कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपको खुद पढ़ोगे आपको सब कुछ बोरिंग लगेगा क्योंकि सारी चीजें इतनी एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, तो अगर सुनोगे तो जल्दी याद रहता है, सुनने के साथ साथ जितना पढ़ोगे उतना याद रहता है, बट सुनना पहले जरूरी है और फिर पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, चलो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। मतलब इसके अंदर क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सारे टाइप के इंश्योरेंस की बात करेंगे। और सारे टाइप के इंश्योरेंस को जब मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जो कौन ऑफर कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर रही है। पहले हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। इसका मतलब क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस देखो, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है जो मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल बिल्स या फिर जो भी बड़ी बड़ी हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके खर्चे को कवर कर देता है। लाइफ इंश्योरेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी यही होती है, इवन स्पेशली आज के टाइम पर। ठीक है, नाउ क्यों क्यों जरूरत है, ठीक है, अगर सेविंग्स को बचाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देन हेल्थ केयर को खर्चा जो है बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, उसके लिए बहुत जरूरी है। नए नए डिसीज एकदम आ जाते हैं उसके लिए वाइड कवरेज हो जाती है अच्छी खासी। ठीक है, टेस्ट, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, रूम रेंट, बहुत खर्चे होते हैं। एक बार हॉस्पिटल में जाने की देरी होती है आपके पैसे कब निकल जाते हैं, ठीक है, पानी की तरह बहते जाते हैं। तो एक वाइड कवरेज हो जाती है। देन इसके कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है, बहुत जल्दी आपका बिना पैसे दिए भी आपको लाइक ट्रीटमेंट मिल जाता है। लाइक इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया, यू कैन रीड दिस। एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या है इसके अंदर, आपको टैक्स की सेविंग्स मिलती है। आपको यहाँ पे 25,000 का, अगर 60 साल के अंदर तक का है, मतलब कि कोई पर्सन जो 60 ईयर से कम है तो उसको 25,000 का डिडक्शन मिलता है। एंड अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, ना कम प्रीमियम होता है जब आप एडल्ट हो। ठीक है, जल्दी पॉलिसी लेने से प्रीमियम कम लगता है। कैशलेस नेटवर्क, ठीक है, डायरेक्ट हॉस्पिटल पेमेंट होते हैं, रीइंबर्समेंट की झंझट नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, वापस पैसा आएगा, वापस डालोगे, आप पहले पे कर दो, पहले डायरेक्टली पे होगा। ठीक है, एंड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ट्रीटमेंट के पहले और बाद का भी खर्चा कवर होता है। देन फ्री हेल्थ चेकअप्स, मतलब कोई भी कई प्लान में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कई फ्री चेकअप्स वगैरह नहीं देते पर इसमें मिलता है। जनरल कंपैरिजन बिटवीन द इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस एंड फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस। अब पढ़ सकते हैं ये इंडिविजुअली के लिए होता है, ये फैमिली के लिए होता है। एक प्लान के अंदर पूरी फैमिली कवर जब हो रही होती है
उसकी बात चल रही है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की जो मैं बात कर रही हूँ तो इसमें आता है पहला सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस, मतलब कि जो 60+ एज वालों के लिए प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, क्रिटिकल इलनेस, कोविड-19 या फिर कैशलेस ट्रीटमेंट की सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। देन मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब प्रेगनेंसी पहले, ठीक है, उसके ड्यूरेशन में या उसके बाद जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो, ठीक है, एंड डिलीवरी जो भी अगर लाइक मदर की जो केयर पे लग रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेशन इसमें इंक्लूड हुई है, सब चीज़ें, ठीक है, सब कुछ प्लान कर रहा है मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की बात करती हूँ तो कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, कोमा में चला गया, किडनी फेलियर हो गई, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो बिग बड़े-बड़े डिसीज़ हैं, उसका सब कुछ इकट्ठा पैसा जो मिलता है डायग्नोस होने के बाद, ठीक है, वो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस हो जाता है। मतलब उसमें इंश्योरेंस कवर करता है ये। डिसीज़ स्पेसिफिक प्लान बोलूँ तो सिर्फ़ एक क्रॉनिक डिसीज़ जैसे डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट को टारगेट करता है। जैसे मेडिसिन, ट्रीटमेंट जो भी खर्चा होगा, ठीक है, इसमें वेटिंग नहीं होती है। देन टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो जब सब बेस पॉलिसी का लिमिट खत्म हो जाए, तब ये एक्स्ट्रा कवरेज देता है एंड हाई बिल्स के टाइम में काम आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? वही सब चीज़ करिए कि क्या-क्या कंपैरिजन है, वही सिंपल है। इसको आप रीड कर सकते हैं, क्या-क्या क क्या ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस से पहले, ठीक है? नहीं भी रीड करोगे तो भी चलेगा। नाउ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए, वही आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप भूलो ना। अगर आप बाकी चीज़ें नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। देन उसके हमारा आता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर हमारा पॉइंट बनता है कि लाइक ऐसी इंश्योरेंस है जो आपके फिजिकल एसेट जैसे घर हो गया, बिल्डिंग हो गई या इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, उसके कुछ भी नुकसान हो रहा है या चोरी है, उससे बचाता है। देन किसके लिए है? एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है? या फिर एक बिज़नेस के लिए जो फैक्ट्री गोडाउन वगैरह के लिए है, ठीक है? जो मतलब इंश्योरेंस क्रिएट कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या-क्या रिस्क कवर कर रहा है? लाइक फायर, थेफ्ट, लाइटनिंग मतलब बिजली गिर गई, सब कुछ खराब हो गया। लाइक स्मोक, ठीक है? धुआँ वगैरह जो हो गया। देन कुछ भी सुनामीज़ वगैरह आ गई, विंड फॉल कुछ भी हो गया, ये सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। देन उसके बाद क्या-क्या कवर नहीं होता है इसके अंदर, अच्छा सुनामीज़ ऊपर नहीं है, विंड है ऊपर, ठीक है। सुनामी को कवर नहीं करता क्योंकि जो नेचुरल कैलामिटीज़ है उसको कवर नहीं कर सकता इस चीज़ के अंदर, ठीक है। सुनामी हो गई, फ्लड्स आ गई, देन सीवर का रिवर्स फ्लो हो गया, स्टैंडिंग वाटर मतलब लाइक वॉर चढ़ गई, आतंकवादी एज़ इन टेररिज्म अटैक हो गया या न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, रेडिएशंस आ गई उसकी, इसका कुछ भी कवरेज इसके अंदर नहीं है बिकॉज़ वो नेचुरल चीज़ें हो गई हैं या फिर कुछ भी ऐसा हम हमारे हाथ में नहीं था, उसको हम कवर नहीं करते। क्या-क्या कवर होता है इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? मैंने सुनामी बोला वो विंड के तरीके से, पर सुनामी कवर नहीं होता है, ठीक है? वो विंड के तरीके से भी नहीं होती सुनामी, ठीक है? आई जस्ट मिस लाइक गाइड यू। तो विंड ही है, सुनामी नहीं है। ध्यान रखना बस इस चीज़ को, ठीक है? ना टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरेज की बात करती हूँ, तो इसके अंदर हमारा पहला आया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस कंपनी आपको नए प्रोडक्ट के ऊपर या रिपेयर करने के लिए पूरा पैसा देगी, बिना डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी वैल्यू कम करे बगैर, ठीक है? एक्चुअल कैश वैल्यू का मतलब क्या है? आपको अमाउंट मिलेगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट बट डेप्रिसिएशन के बाद। जैसे अगर 7 साल पुरानी चीज़ है, खराब हो गई, तो 7 साल पुराने वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है? उस तरीके से। देन अगर मैं इसके बाद करूँ टाइप ऑफ इंश्योरेंस की, ये आप रीड कर सकते हैं, क्या-क्या इंडिया के अंदर है। देन क्या-क्या कवरेज हो रही है इसके अंदर अगर मैं बोलूँ, ठीक है? तो ये भी बहुत आराम से रीड कर लोगे, वही ऊपर वाली बात करी गई है। पीएलआई दैट इज़ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का किसने लॉन्च करा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ध्यान से सुन लेना, इम्पोर्टेंट है, फीचर्स आ जाते हैं कई बारी इसके। इसका मतलब एक लाइफ इंश्योरेंस है पहली बात तो। इसका फीचर क्या है कि कम प्रीमियम में ज्यादा रिटर्न मिल जाता है बोनस के साथ, ठीक है। देन इसका मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस होता है पॉलिसी के थ्रू, मैक्सिमम 50 लाख तक कवर मिल सकता है। एंड एलिजिबल ग्रुप्स क्या करेंगे, रीड दैट, ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेशनल्स, एनएससीज वगैरह। एंड पेमेंट मोड क्या रहेगा इसका, आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली भर सकते हो पेमेंट। एंड कहाँ पे, किसी भी पोस्ट ऑफिस से या फिर पीएलआई पॉलिसी से ले सकते हो। फीचर्स क्या है, ऊपर वाली चीजों को हटा दो, क्या क्या कर सकते हैं, मेनली बात करते हैं फीचर्स की। फीचर क्या है इसके कि नॉमिनेशन फैसिलिटी है, पॉलिसी होल्डर किसी एक बेनिफिशियरी को नॉमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि नॉमिनी नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है, कर सकते हैं और बाद में कभी भी उसे चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी की बात करें तो अगर आपकी पॉलिसी एंडोमेंट है तो 3 साल बाद लोन मिलता है और अगर होल लाइफ पॉलिसी है तो 4 साल बाद मिलेगा, ठीक है। री इंस्टॉलमेंट की बात करें तो अगर आपने प्रीमियम मिस किया है तो पॉलिसी के दोबारा एक्टिवेट मतलब री इंस्टेट करने के बाद किया जा सकता है। एंड 3 साल के बाद 12 प्रीमियम तक मिस कर सकते हो एंड 3 साल से पहले 6 प्रीमियम तक अलाउड है। कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर नहीं होता इन सारी चीजों का। देन इसके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की बात करूं तो अगर ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट मतलब मिसप्लेस हो गया, डैमेज हो गया, तो आपको पॉलिसी डुप्लीकेट मिल सकती है
पोस्ट ऑफिस से ही डायरेक्टली। कन्वर्जन ऑफ पॉलिसी पॉलिसी जो है वो होल लाइफ इंश्योरेंस टू एंडोमेंट इंश्योरेंस बन सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। डिफरेंट एंडोमेंट प्लान्स के अंदर भी कन्वर्जन हो सकता है, और एज पर जो इंश्योरेंस रूल है वो भी कन्वर्जन हो सकता है। ना बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द पीएलआई, मतलब कि जो हमारी पोस्टल सर्विसेज है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाली है, उसके अंदर हम क्या करें, तो उसका मतलब फायदा क्या है उसका इन्वेस्ट करने का। तो उसके अंदर हम देखिए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, अगेन एग्जेम्पशन मिलता है, इनकम टैक्स में छूट मिलती है। ठीक है, एडिशनल फैसिलिटी की बात करें तो पॉलिसी में असाइनमेंट, लोन, सरेंडर, रीइंस्टेटमेंट, पेड अप वैल्यू या फिर कन्वर्जन जैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। पोर्टेबिलिटी की बात करूँ तो आपकी पॉलिसी पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है आई नो, बट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? इसके अंदर सारी सारी की सारी इंश्योरेंस फैसिलिटीज की बात ही चल रही है। तो पासबुक फैसिलिटी की बात करूँ तो अगर आप आपके प्रीमियम पेमेंट्स और लोन डिटेल्स को ट्रैक करने के लिए पासबुक दी जाती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट डेज की बात करूँ तो आप किसी भी वर्किंग डे में प्रीमियम जमा कर सकते हो। फ्लेक्सिबल फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप पेमेंट कर सकते हैं। जब डिस्काउंट और एडवांस पेमेंट की बात कर रही हूँ तो अगर आप 6 महीने के प्रीमियम एडवांस में भरते हो तो 1% डिस्काउंट मिलता है, एंड 12 महीने के एडवांस भरने पे 2% डिस्काउंट मिलता है। देन सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग, इससे क्लेम सेटलमेंट जल्दी और इजीली प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। देन रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो था पीएलआई, ये है आरपीएलआई। ठीक है, वही सेम चीज चल रही है। यहाँ पे बात करते हैं मेनली क्या क्या स्कीम्स हैं इसके अंदर। ग्राम सुरक्षा होल लाइफ इंश्योरेंस है, ग्राम सुविधा कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस है जो कन्वर्ट हो सकती है। बेस्ड ऑन एंडोमेंट इंश्योरेंस तो ग्राम संतोष, ग्राम प्रिया, ग्राम सुमंगल। ठीक है, इस तरीके से। अब ये तीनों के बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करा है, आप इसको रीड कर सकते हो। ये वाली चीज है नहीं यहाँ पे, ठीक है, वही वापस रिपीट कर दिया था। बहुत तरीके से कंपैरिजन करा है, आई डोंट थिंक सो कि इतना इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ पेंशन प्लान्स के ऊपर। बेनिफिट ऑफ पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं तो गारंटेड इनकम, पेंशन प्लान्स की अगर मैं बात करें, डिफरेंट टॉपिक आ गया, ठीक है। गारंटेड इनकम मतलब रेगुलर इनकम मिलती है रिटायरमेंट के बाद भी, मेनली जब कोई और इनकम सोर्स नहीं होता तो। देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मन की शांति मिलती है, जिसको बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। ये एक फिक्स्ड इनकम सोर्स है जहाँ पे नॉन वर्किंग के लिए भी लाइफ उसके लिए अच्छी हो जाती है। टैक्स सेविंग, काफी पेंशन प्लान है जहाँ पे इनकम टैक्स में एटीसी, एटीसीसीसी, ठीक है, वहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको हम यूलिप यूलिप करके जैसे बोल रही हूँ मैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, नाउ डेफिनेशन की बात करते हैं तो यूलिप मतलब एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसके अंदर हम इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को कंबाइन करते हैं। कुछ लोग कुछ प्रीमियम ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस कवर में जाता है, बट और बाकी जितने भी मार्केट लिंक फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है, कुछ प्रीमियम में कुछ मार्केट इन्वेस्टमेंट में। देन इसका पर्पस क्या चलता है हमारा कि ये प्लान जो है रिस्क प्रोटेक्शन के साथ साथ मार्केट रिटर्न्स कमाने का भी लाइक लाइक चांस दे रहा है हमें। ठीक है, एंड जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड हो गया, फिर कैश फंड्स के थ्रू बहुत सारी चीजें मिल रही है। डेथ के बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं हमें। डेथ होने पर नॉमिनी को एनुअल प्रीमियम का मल्टीपल, जैसे 10x का, 10x हो गया, जितना भी प्रीमियम है उसका मल्टीपल मिल जाता है। ठीक है, देन उसके बाद मैनेजमेंट की बात करूँ तो फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, पॉलिसी होल्डर के रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, कितना वो झेल सकता है उसके हिसाब से। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर की बात करें तो टॉप अप फैसिलिटी, मतलब ज्यादा इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। देन फंड स्विच करने की फैसिलिटी मिलती है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा मतलब इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, पॉलिसी सरेंडर करने का ऑप्शन मिल जाता है, एंड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए राइडर्स भी अवेलेबल होते हैं, जितना भी अगर करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। टाइप्स ऑफ यूलिप्स की बात करती हूँ तो हमारा आता है इक्विटी यूलिप, डेट, हाइब्रिड एंड कैश फंड, जो ऊपर बात करी है। तो अगर मैं इक्विटी यूलिप की बात करती हूँ, मतलब क्या है कि पैसा स्टॉक मार्केट के शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, हाई रिटर्न मिल सकता है बट रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है, हाई रिस्क। डेट यूलिप की बात करें तो पैसा बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर्स के फॉर्म में मिल रहा है, ऑप्शन में लगते हैं, एंड स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रिटर्न मिलते हैं। इसके रिस्क इतना ज्यादा नहीं होता, मीडियम होता है। ठीक है ना, हाइब्रिड यूलिप की बात करें तो इक्विटी प्लस डेट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मॉडरेट रिस्क रहता है इसलिए। कैश फंड यूलिप की बात करें तो पैसा मनी मार्केट फंड्स या फिर बैंक डिपॉजिट जैसे सेफ जगह पे लगता है। ठीक है, बहुत कम रिस्क होता है, कैपिटल सेफ रहता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है। टाइप ऑफ यूलिप्स जो है हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से, इसके एडवांटेज यू कैन रीड दिस, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना है कंटेंट है आपके पास अगर शॉर्ट नोट भी आता है तो चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर से आपके देखो मैंने दो तो उसमें से बता दिया आपको शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और बाकी यहाँ से दो शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई एक डिफरेंस भी आ सकता है। दोनों में से किसी एक पे शॉर्ट नोट तो जरूर आएगा। प्राइमरी मार्केट बोलो या तो सेकेंडरी मार्केट, इन दोनों में से शॉर्ट नोट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपके ऊपर डिपेंड है आप चारों में से कौन सा शॉर्ट नोट चूज कर रहे हो। ठीक है, अगर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के ऊपर आता है तो आप इन दोनों में से कोई एक जरूर चूज करना। देन अगर वहां पे सुकन्या समृद्धि योजना वाला आ रहा है तो वो वाला जरूर यूज कर चूज करना, आपके दोनों पॉइंट यहाँ पे पूरे पूरे आराम से मिल जाएंगे कंटेंट के हिसाब से।
कोई और आता है, ठीक है, इसके अंदर और डिफरेंस वगैरह पॉइंट है, बुल मार्केट, बियर मार्केट, ठीक है, वो वाला भी चूज कर सकते हो अगर आपको वो वैसे अच्छे से आता है तो। देखो प्राइमरी मार्केट की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मेनली डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब होता है एकदम फ्रेश इशू करना, ठीक है, मतलब कि पहली बार हम जो शेयर्स को बेच रहे हैं, न्यू सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है, उसको वापस से जब बेच रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो क्या क्या रेस कर सकते हैं, किस तरीके से रेस कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो पहला आता है हमारा इसके अंदर आईपीओ। आईपीओ मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, सेबी रेगुलेट करता है इस चीज को, ठीक है, इससे कैपिटल मिलता है, लेकिन ज्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर। देन इसके बाद हमारा आ जाता है इसके अंदर लाइक एफपीओ, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है कि एक लिस्टेड कंपनी फिर से शेयर्स इशू करती है, एक्सपेंशन या लोन रिपे करने के लिए होता है ये सब कुछ। एंड दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूटिव भी मतलब नए शेयर्स भी, एंड नॉन डाइल्यूटिव भी मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स भी। देन इसके ऑफर फॉर सेल आता है। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जैसे प्रमोटर्स अपने शेयर्स को पब्लिक को बेच देते हैं एक्सचेंज के थ्रू, एंड कंपनी को नया पैसा मिलता है, जैसे जल्दी से जल्दी स्टेक कमा सकते हैं। स्टेक कमाने के नए नए तरीके हैं। देन इसके बाद हमारा आता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंट पर एक्स्ट्रा शेयर्स बाय करने का राइट देती है, एंड उनके करंट होल्डिंग के प्रोपोर्शन में ओनरशिप कंट्रोल बना रहता है उस तरीके में। देन प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो शेयर्स डायरेक्टली सिलेक्टिव इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं, ठीक है, उसको दिए जाता है, ऐसे बैंक हो गया, वीसीज वगैरह हो गई, या फिर म्यूचुअल फंड्स को दे दिए जाते हैं, एंड पब्लिक को नहीं मिलते हैं। आईपीओ से बहुत तेज, बहुत फास्ट रेट पे हमें कैपिटल रेज हो जाता है इसके अंदर, एंड कम रेगुलेशन के साथ। सेकेंडरी मार्केट की बात करती हूँ तो मतलब क्या है, ऐसा मार्केट जहाँ पे पहले से इशू किए गए सिक्योरिटीज को वापस बेचा जाता है, ठीक है, उसकी ट्रेडिंग वापस होती है, ठीक है। कौन करता है, इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं, इसमें इन्वेस्टर की डीलिंग चल रही होती है, एंड कंपनी का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है यहाँ पे। प्राइवेट मार्केट में डायरेक्ट रोल होता है, ठीक है। स्टॉक इंडाइसिस इसके बाद रह गया पॉइंट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस की बात करें मतलब प्राइस कैसे सेट हो रहा है यहाँ पे, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हो रहा है, एंड यहाँ पे रोल क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कैसे भी कभी भी बेच सकते हो, एंड पोर्टफोलियो एडजस्ट करने में भी बहुत हेल्प करता है, प्राइस को स्टेबल भी करता है सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक इंडाइसिस की बात करती हूँ। स्टॉक इंडाइसिस मतलब कि एक स्टॉक इंडेक्स, ठीक है, एक स्टॉक इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो पूरे स्टॉक मार्केट के चेंजेस को दिखाता है, ठीक है। ये मतलब उन शेयर्स के भी प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो सिमिलर होते हैं ना। इसका पर्पस क्या है, मेनली ये मार्केट के मूड सेंटीमेंट्स जो है, ठीक है, उसको बताता है कि क्या मतलब इन्वेस्टर्स एनालिसिस या फिर मीडिया को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है कि मार्केट क्या कहना चाह रही है, ठीक है। अगर मोदी जीतता है तो मार्केट भी ऊपर उठती है, अगर लगता है कि मोदी हार सकता है तो मार्केट भी डरती है। तो इट मीन उसके सेंटिमेंट्स है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी, ठीक है, कोई भी पार्टी को प्रमोट नहीं करी, जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। जब पता चलने लगा था कि हाँ हो सकता है कि मोदी डाउन चला जाए तो मार्केट भी हिल गई थी, और जब पता चल रहा है कि हाँ मोदी जीत गई एंड उसकी जब स्पीच आई थी तो मार्केट भी उठ गई थी। ये सारे केसेस इस तरीके से चलते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है, सेंसेक्स एंड निफ्टी, ठीक है। इसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, मेनली कि एक्ट एज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रेफरेंस एंड हेल्थ ऑफ द मार्केट। व्हाट डज इट मीन कि एक इकोनॉमिक प्रेफरेंस का बैरोमीटर है और मार्केट की हेल्थ को समझने में बहुत मदद करता है, ठीक है। नाउ सेंसेक्स की बात करते हैं। इसको हम एस&पी या बीएसई सेंसेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीएसई टॉप लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंसेक्स को, मतलब, ठीक है। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड कैलकुलेशन कैसे होती है, फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से हो रहा है, वेटेड एवरेज के थ्रू कैलकुलेट होता है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद फ्री फ्लोट मार्केट का मतलब क्या है, सिर्फ वो शेयर्स काउंट होते हैं जो पब्लिक के लिए ट्रेडेबल होते हैं, ठीक है। एंड इम्पैक्ट का कहाँ कहाँ पड़ता है, जो कंपनीज बड़ी होती है, ठीक है, उनका इंडेक्स पर बहुत वेटेज होता है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। लॉन्च कब हुआ था, 1 जनवरी 1986 के अंदर, ठीक है। बेस ये वैल्यू छोड़ दीजिए, आप ध्यान से रखने की जरूरत नहीं है। रियल टाइम इंडेक्स की बात करते हैं तो यस इट हैज ट्रेडिंग डे के ड्यूरेशन में, ट्रेडिंग जितना भी चल रही है पूरे दिन में उसमें रियल टाइम कैलकुलेशन इसकी चलती रहती है। ग्लोबल रिपोर्टिंग की बात करें तो इंडिया ग्लोबली दोनों तरीके से हमारा सेंसेक्स मीडिया में शो होता है, ठीक है। निफ्टी या फिर इसको बोलते हैं सीएनएक्स निफ्टी 50, ठीक है। डिफरेंट निफ्टी भी होता है, निफ्टी 50 भी होता है, ठीक है। निफ्टी 50 इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है। ये एक स्टॉक मार्केट है, इंडेक्स है जो टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, जो एनएसी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। कंपनीज को फ्री फ्लोट मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करता है, किस तरीके से चल रहा है। वहां पे टॉप 30 है, यहाँ पे टॉप 50 है, वहां पे बीएसई है, यहाँ पे एनएसई है। आई नो मैं
फास्ट हो रही हूँ, बट वो भी ज़रूरी है, ठीक है? कितना मैं इतना लंबी वीडियो करूँगी, 30 मार्क्स के लिए कौन इतना पढ़ेगा, ठीक है? ऑलरेडी फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, ठीक है? इसमें और डिटेल जा सकते हैं। आई डोंट नो इसको 30 मार्क्स का क्यों बनाया, इतने सारा सिलेबस क्यों रखा? या तो फिर रखते सिर्फ 2 चैप्टर, तो 30 मार्क्स के लिए फिर इनफ होता। 10 चैप्टर 30 मार्क्स, आई डोंट नो क्या करना है इन लोगों ने, बट कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन रीड दिस, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ये भी डे टू डे कैलकुलेशंस के बेस्ड रहती है। नाउ ब्लॉक डील एंड बल्क डील की बात करते हैं, ठीक है? हो सकता है इसमें बल्क डील के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, या फिर डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, या फिर एक पार्ट के ऊपर शॉर्टकट पूछ लेंगे, ठीक है? ऑल्दो इतना पूछा नहीं जाता है ये वाला चीज, बट स्टिल मैं समझा देती हूँ, फटाफट से ध्यान से समझ लेना, ठीक है? आपके पास डिफरेंस है, आप रीड कर लेना, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। ब्लॉक डील का मतलब क्या है? दो बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स या बॉन्ड्स का एक प्री डिसाइडेड प्राइस पर जो एक्सचेंज चल रहा है, वो। एंड बल्क डील का मतलब क्या होता है? जब एक किसी इन्वेस्टर ने कंपनी के कम से कम एट 0.5% ऑफ द शेयर एक ही दिन में खरीदने या बेचे हो, उसको बोलते हैं बल्क डील। देन टाइमिंग क्या रहती है इसकी? नॉर्मल मार्केट आवर्स चलते हैं जो बाहर होती है, एंड इसके अंदर मार्केट के रेगुलर ट्रेडिंग टाइम चल रहे होते हैं। इसका टाइम क्या हो गया? 8:45 टू 9 AM एंड 2:05 टू 2:20 तक। इसके लिए कोई ऐसा विंडो नहीं होती है, ठीक है? देन इसके बाद विजिबिलिटी आराम से आप पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा आपको। इसका पर्पस की बात करते हैं, एग्जीक्यूशन मेथड की बात करते हैं, तो 5 लाख शेयर्स या फिर 10 करोड़ की वैल्यू जो भी ज्यादा हो वो हम मिनिमम क्वांटिटी इशू कर सकते हैं, एंड इसके अंदर कम से कम 0.5% ऑफ द लिस्टेड शेयर्स होने चाहिए, ठीक है? कम से कम मतलब मोर देन इक्वल्स टू, ठीक है? देन इसका एग्जीक्यूशन मेथड एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म पर एक अलग ब्लॉक डील विंडो के थ्रू होती है, एंड यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग मैकेनिज्म के थ्रू चल जाता है। बाकी आप समझ जाएंगे, ठीक है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आप रीड कर सकते हैं, आपको पता है कि क्या होते हैं, आप 12th में पढ़ के आए हैं। प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव टाइप के होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है? कम क्यूमुलेटिव आपको पता है, ठीक है? बाकी सब समझ जाओगे बहुत आराम से आप ये वाले प्रेफरेंस शेयर वाले पार्ट को भी। देन उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स वाली बात चल रही है। डिबेंचर की वाली चीज भी आप बहुत आराम से समझ जाएंगे, यू नो दिस, ठीक है? कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, एक साथ पैसा आ रहा होता है और एक इंटरेस्ट पेमेंट ही देनी पड़ती है, ठीक है? सारा प्रिंसिपल भी रिटर्न करना होता है एट द एंड ऑफ द टर्म पीरियड, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है मेन, दैट इज डिविडेंड। इसकी बात चल रही है कि मतलब कौन कौन से शेयर से रिलेटेड है जो कॉर्पोरेट में अवेलेबल है, क्या क्या शेयर इस टाइप के कॉर्पोरेट एक्शंस अवेलेबल है। डिविडेंड की बात करते हैं तो देखो, कंपनी का प्रॉफिट का एक हिस्सा मतलब पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, ठीक है, जो शेयर होल्डर को दिया जाता है यूजुअली हर 3 ईयर में, मतलब हर 3 महीने साल में दिया जाता है, ठीक है? एंड इसका मतलब क्या क्या? कैश डिविडेंड होता है, स्टॉक डिविडेंड होता है, प्रॉपर्टी डिविडेंड होता है। कैश डिविडेंड मतलब पैसे कैश में देना, स्टॉक डिविडेंड मतलब कि शेयर्स मिलती है, प्रॉपर्टी डिविडेंड मतलब कि फिजिकल चीजें दी जा सकती हैं। नहीं, इसके की पॉइंट्स यू कैन रीड दैट, ठीक है? आपको फॉर्मूले वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? बोनस शेयर की बात करूँ तो फ्री में एक्स्ट्रा शेयर मिलते हैं, ठीक है? मतलब पुराने प्रॉफिट या रिजर्व से दिया जाता है, मैंने समझाया भी है, शॉर्ट दे सकते हो। इसकी शॉर्ट्स मैंने बना रखे, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, यू कैन सी दैट। ना इसका इसका मतलब क्या? 3:1 मतलब हर एक शेयर को 3 नए शेयर दिए, 100 शेयर थे तो आपको अब 300 शेयर और मिलेंगे, तो आपके टोटल शेयर हो गए 400 शेयर। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट के ऊपर, तो आपको मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है, एक ही शॉर्ट अपलोड कर रखे, उसको देख लेना अगर देखने का दिल करे तो, ठीक है? स्टॉक स्प्लिट की बात करती हूँ, अलग से इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। कंपनी अपनी एक शेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, तोड़ देती है, एंड स्प्लिट शेयर बोला ना, तो स्प्लिट कर देती है। टोटल वैल्यू सेम रहती है, शेयर्स का नंबर बढ़ जाता है बस, ठीक है? बोनस में हमारे नंबर्स कम हो जाते हैं, मतलब कि एज इन दिखने हैं कि हाँ ज्यादा हो गए, और यहाँ पे भी स्प्लिट हो रहे हैं, मतलब कि 1:2 हो गए। मान लो ऐसे एग्जाम्पल लिया, 100 शेयर्स थे, अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आप 200 हो जाएंगे, पर प्राइस आधा हो जाएगा। सेम वही चीज चल रही है। देन स्टॉक बायबैक की बात चल रही है, तो मतलब कि कंपनी अपने ही कुछ शेयर्स वापस खरीद लेती है इन्वेस्टर से। इससे मार्केट में सर्कुलेटिंग शेयर्स कम हो जाता है, जो भी मार्केट में चल रहा है वो कम हो जाता है। कंपनी 1 करोड़ शेयर्स, ठीक है, 300 पर शेयर पर बायबैक कर सकती है, कर लेती है, मतलब जितना भी रेट चल रहा है उस हिसाब से। डीमैट अकाउंट अलग से पूछा जा सकता है शॉर्टनर के अंदर, पूरा चैप्टर शॉर्टनर में आएगा, तो शॉर्टनर के तरीके से ही याद करना, मतलब 5-5 मार्क्स के लिए याद करना, ठीक है? जब डीमैट अकाउंट की बात कर रही हूँ, मतलब कि डीमेटलाइज अकाउंट होगा जिसमें आप अपने शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड या ट्रेड या फिर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है? जैसे बैंक अकाउंट लाइक पैसे होल्ड करता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट सिक्योरिटीज को स्टोर करता है, ठीक है? कहाँ से चालू हुआ था वो आप देख सकते हैं, 1996 के अंदर से, ठीक है? इसके अंदर 2 डिपॉजिटरी चल रही है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ठीक है? जिसको जिसने भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे होगे, इसका कुछ भी डीमैट अकाउंट खुला होगा तो उसको मेल आता होगा एनएसडीएल या सीडीएसएल, तो आपको पता चल जाता होगा। एक नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एनएसडीएल करता है, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी वाला होता है वो सीडीएसएल करता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कैसे होगा, डिपेंड ऑन द
किस तरीके से उसकी लिस्टिंग हो रखी है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन-कौन हो गए? बैंक या ब्रोकर जो भी डीमैट अकाउंट को ओपन करता है उस तरीके से। देन डीमैट अकाउंट में कितने 16 डिजिट नंबर होते हैं, ध्यान से समझना 16 डिजिट कोड होता है। फर्स्ट 8 डिजिट जो होती है वो डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की आईडी होती है एंड जो लास्ट 8 डिजिट होती है वो कस्टमर आईडी होती है। तो 16 डिजिट का कोड होता है डीमैट नंबर। इसका बेनिफिट क्या होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, सेफ और फास्ट ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी होता है और फ्रॉड और पेपर वर्क जितने भी कॉस्ट है उसकी सब कम हो जाती है, मतलब फ्रॉड नहीं होता, पेपर वर्क कम हो जाता है। देन डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पैन, आईडी प्रूफ वगैरह, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या क्या है इसके कि कई ब्रोकर्स 3 in 1 अकाउंट देते हैं, जैसे डीमेट ट्रेडिंग प्लस सेविंग अकाउंट एक साथ लिंक हो जाता है, तो एक स्पेशल फीचर इसका ये आ जाता है। ठीक है, जब आगे बात करते हैं इसकी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर की, ठीक है, मैंने शायद ऊपर नीचे कर दिया। मैं दो नीचे वाला भी समझा दिया, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की बात भी चालू कर दी। ट्रेडिंग अकाउंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो बाय और सेल सिक्योरिटीज, ठीक है, इधर से कर सकते हैं एंड पैन आईडी प्रूफ के हिसाब से एंड 3 in 1 ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे तो डीमेट अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में तीनों चीजें एक साथ दे देते हैं, ठीक है। कौन देगा? ब्रोकर देगा। एंड देन ट्रेडिंग टूल्स प्रोवाइड, क्या क्या टूल्स प्रोवाइड कर रखे हैं? अगर इसकी बात करें तो रियल टाइम मार्केट डेटा, प्राइस चार्ट वगैरह। देन चार्जेस क्या क्या इन्वॉल्व है? ब्रोकर कमीशन वगैरह जो देनी पड़ेंगी, ट्रांजेक्शन फीस वगैरह। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ये अकाउंट के बिना आप एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ये आपको मेन ट्रेडिंग गेटवे होता है, इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। डिस्क की बात करते हैं मतलब कि स्टॉक ट्रांसफर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप की। स्टॉक ट्रांसफर डिस्क की बात करें तो एक फिजिकल फॉर्म है जो तब यूज होता है जब आप डीमेट अकाउंट से शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। इशूड बाय, दैट इज ये स्लिप आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देता है, जैसे बैंक या ब्रोकर जिसमें आपका डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है। और कब जरूरत पड़ती है इसकी? जब आपने अपने शेयर्स को कोई दूसरे डीमैट अकाउंट में भेजना चाहते हो, गिफ्ट करना चाहते हो, फैमिली ट्रांसफर करना चाहते हो, कोई भी केस के अंदर ना। क्या इसमें इंक्लूड होता है? इन्वेस्टर का नाम, डीमैट अकाउंट नंबर, ISIN, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, बैंक की डिटेल्स नेक्स्ट पेज पे गिवन हो जाती है आपके पास, ठीक है, ये भी गिवन होंगी ना। क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है ये दे रखी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके हमारा पॉइंट आ जाता है बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू मार्केट के हिसाब से वैल्यू, बुक वैल्यू जो हमारी बैलेंस शीट में दिख रही होती है। इंट्रिंसिक वर्ड जो है, और ये इन्वेस्ट परसेप्शन की बात चल रही होती है, क्या हो सकता है? हाईली वोलेटाइल होती है, रिलेटिवली स्टेबल होती है, ठीक है। इसको हम कम से दिखा रहे होते हैं, इससे ज्यादा से दिखा रहे होते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं ब्लू चिप स्टॉक की, इसके हम एक डिफरेंस से बात करते हैं। देखो, जब हम बात करें ब्लू चिप स्टॉक एंड डिफेंसिव स्टॉक की, मतलब कि ब्लू चिप का मतलब होता है बहुत सारे शेयर्स ऑफ लार्ज, बहुत लंबा शेयर, मतलब क्वांटिटी लार्ज है, रिप्यूटेड है एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के लिए है, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात करें तो परफॉर्म स्टेडीली इवन इन द बैड इकोनॉमिक कंडीशन, अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब डिफेंसिव है, मतलब कि डिफेंड आपको बचा रही है। तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है, स्टेबल है साथ में, एंड यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ के साथ साथ स्टेबल चल रही है, बट रिस्क ही कम होता है, यहाँ पे रिस्क यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे आईटी, बैंकिंग या फिर ऑयल एंड गैस की सबकी सारी जितने भी इंडस्ट्री है उसके एग्जाम्पल हो गए, एंड यहाँ पे इसकी FMCG, फार्मा वगैरह के एग्जाम्पल हो गए। डिविडेंड यील्ड मतलब कितना रिटर्न मिल रहा है? रेगुलर और डिसेंट के हिसाब से रेगुलर मिल रहा है एंड डिसेंट क्वांटिटी अच्छे खासा मेरे को डिविडेंड रिटर्न मतलब मिल जाता है। इसमें कम मिलता है बट कंसिस्टेंटली मिल रहा होता है, यहाँ पे कंसिस्टेंटली नहीं होता है। रिस्क लेवल की बात करूँ तो लोअर देन स्पेकुलेशन स्टॉक, मतलब कि जितना सोचा था उससे कम, बट नॉट इम्यून टू वॉलेटिलिटी, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करें तो वेरी लो रिस्क एंड स्टिल इन द रिसेशन की बात चल रही है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स है, यहाँ पे कंजर्वेटिव चल रहा है, यहाँ पे वॉलेटाइल इन शॉर्ट टर्म है, मतलब कि अच्छा परफॉर्म कर देता है। यहाँ पे इतने सारे हमारे टर्म्स को स्टेबल, मतलब कम से जो डाउन टर्न्स है, गिर जाता है जब, तो अच्छे टाइम पे उस टाइम पे स्टेबल रहता है एंड कई बारी बुल मार्केट के अंदर वो लैग भी कर जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग के ऊपर, ठीक है, इसके अंदर हम मैं बोलती हूँ, देखो मान लो प्री ओपनिंग सेशन है, ठीक है, पहले आपको पता है 9:15 से लेकर 3:30 तक इसकी रेगुलर ट्रेडिंग टाइमिंग रहती है, बट इससे पहले भी एक सेशन होता है जिसके अंदर हम ओपनिंग प्राइस सेट होता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर जो है बायर सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता बट लगा सकते हैं, तो ओपनिंग प्राइस सेट होती है उसकी, तो वो 9 AM से लेके 9:08, ठीक है, 9:08 तक इसकी ड्यूरेशन सेट होती है, ठीक है। रेगुलर रीडिंग मैंने बता दी 9:15 से 3:30 तक। क्लोजिंग सेशन क्या रहेगा? 3:40 से लेके 4 बजे तक। इसके अंदर क्या हो रहा है? अगले दिन के लिए ऑर्डर प्राइस सेट होता है, कैंसिल भी कर सकते हो बाद में, बट ठीक है। ब्लॉक डील सेशन होता है एक मॉर्निंग में 8:45 टू 9 AM तक। बड़ी क्वांटिटी के बाय या सेल डील होती है दो पार्टीज के बीच में मार्केट के बाहर फिक्स रेट पर, ठीक है, मार्केट के बाहर। एंड मुहूर्त ट्रेडिंग, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, दिवाली वाले दिन होती है ये चीज मुहूर्त ट्रेडिंग, एंड दिवाली के दिन स्पेशल ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर हम बोलते हैं शुभ समय, जिसको बोलते हैं ना अच्छा टाइम देख के वो माना जाता है, ठीक है। नाउ ब्लॉक, इसके बाद बात करते हैं हमारी बुल मार्केट एंड बियर मार्केट की। बुल मार्केट एंड बियर मार्केट की जो मैं बात कर रही हूँ, अच्छा हमारा एक पॉइंट नहीं कवर हो गया सारा। बुल मार्केट एंड बियर
मार्केट की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर एक डिफरेंस या फिर मतलब एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या तो बुल मार्केट पे या बेयर मार्केट पे। जब हम बुल मार्केट की बात कर रहे हैं तो मतलब कि ऊपर जब प्राइस जा रहा होता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ऊपर प्राइस जाने वाला है, तो वो शेयर्स को जो है वहां पे अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो जितने भी सारी चीजें मतलब अपवर्ड जा रही है। तो जब मार्केट तेजी से बढ़ता है और लोग पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, तो प्राइस का ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है, तो ज्यादा लोग खुश होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि प्राइस बढ़ेगा, अभी कम है तो खरीद लेते हैं। ठीक है, देन जो यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है इसका स्ट्रांग होता है, जीडीपी ग्रोथ, बहुत ज्यादा जॉब्स वगैरह बढ़ रही होती हैं एंड ज्यादा होती है, मतलब कि डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है सिक्योरिटीज की, लोग शेयर्स खरीदना चाह रहे होते हैं इसके अंदर, एंड काफी लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, जब कम है और हमें पता है कि आगे बढ़ने वाला है तो हम खरीदेंगे, एंड कभी कभी बबल या ओवर वैल्यूएशन हो सकती है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा गुड फॉर प्रॉफिट टेकिंग एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और कैपिटल गेन मिलते रहते हैं। बीयर मार्केट में मतलब नीचे गिरता है, अब जब नीचे गिर रहा है तो उन्हें पता चल जाता है कि नीचे गिरने वाला है, तो वो पहले बेच देते हैं, मतलब कि जब मार्केट गिरता है और लोगों में नेगेटिविटी आने लगता है, ये डर का माहौल होने लग जाता है, तो प्राइस का ट्रेंड नीचे की तरफ गिरता है। तो कम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डर जाते हैं और पैसे निकालने लग जाते हैं। यहाँ पे इसका जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है बहुत वीक होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है, डिमांड जो है इसकी कम हो जाती है, लोग शेयर बेचने लग जाते हैं, एंड ये भी मंथ्स या ईयर्स तक चल सकता है। एंड ये पैनिक सेलिंग, बहुत जल्दी जल्दी बेच देते हैं, खराब हो गया, बट ये नहीं सोचते कि गिर के बढ़ता भी तो है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का चांस मिल जाता है। ठीक है, सस्ते रेट पर शेयर्स भी बिक जाते हैं। देन इसके बाद आता है टाइप ऑफ स्टॉक प्राइस, ओपन वर्सेस क्लोज वर्सेस हाई वर्सेस लो। इसकी मैं बात करती हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ से इसको मैं समझाती हूँ, ध्यान से समझना। कैंडल स्टिक की बात चल रही है, कैंडल स्टिक के साथ समझाती हूँ। देखो मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है, देन उसके बाद हमारा ये पॉइंट है, देन उसके बाद मेरा ये पॉइंट है, ये मेरी एक कैंडल है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे दे रखा है सी, लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा ओपन। देन ये सेम चीज मैंने यहाँ पे अब बनाई है, यहाँ पे लिखा मैंने ओपन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने क्लोज। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज माई बुलिश फेस, ये वाला जो फेस है बुलिश फेस है, एंड दिस इज माई बियरिश फेस। बियरिश फेस का मतलब क्या और बुलिश फेस का मतलब क्या होता है? बुलिश फेस जो मैं बोल रही थी, बोला भी था मैंने कि यहाँ पर जब क्लोजिंग की बात है, मतलब कि हमें पता है कि यहाँ पे ही ये क्लोज हो रहा है, बुलिश कैंडल की बात है। बुलिश कैंडल का मतलब क्या है? जब क्लोज है, ऊपर है और ओपन नीचे है, मतलब प्राइस अप गया हुआ है, यहाँ पे होता है। मतलब कैंडल का कलर यहाँ पे जब ग्रीन हो जाता है तो बुलिश फेज होता है, मतलब दिन के एंड तक प्राइस बढ़ता है। क्लोज यहाँ पे हुआ है, ओपन तक यहाँ पे प्राइस का बढ़ता रहेगा, ओपन यहाँ पे है, उसका क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है, इसका प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। वापस समझाती हूँ, देखो ये ओपनिंग है मार्केट की, ये क्लोजिंग है। ठीक है, क्लोजिंग पहले होती है, मतलब कि क्लोजिंग का रेट बढ़ा है, मान लो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 200 है, ये बुलिश फेज हो गया। ठीक है, प्राइस अप गया है। ये ओपन है, यहाँ पे नीचे क्लोज है, दिस इज द बियरिश फेज। जब बियरिश फेज की बात कर रहे हैं तो ये मेरा जो ग्रीन से दिखा, तो ये मेरा क्या दिखेगा? रेड से दिख रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। देखो ये रेड से दिख रहा है, ये ऐसे कैंडल दिखेंगी मेरी ऐसे ऐसे ब्रेक में। अब यहाँ पे कैंडल दिख रही है, इसमें ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, इट मीन प्राइस डाउन गया क्लोजिंग के टाइम पे। मतलब यहाँ पे ओपनिंग तो 100 था, जब क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे उसका कम हो गया। तो क्लोजिंग जो है वो कम रेट से चल रही है, इट मीन ओपनिंग अगर 120 है तो क्लोज कहाँ पे हो रही है? 100 से हो रही है, तो इसको बेरिश फेज बोलते हैं। इसको बेरिश कैंडल स्टिक डायग्राम भी बोलते हैं, कैंडल स्टिक को एक्सप्लेन करा मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो समझ आ गई, कैंडल का कलर ग्रीन होगा तो बुलिश फेज होगा, इट मीन क्लोज ऊपर है, क्लोज ऊपर है मतलब कि मार्केट का प्राइस ज्यादा हुआ। एंड ओपन अगर ऊपर है, इट मीन ओपनिंग ज्यादा से हुई थी, क्लोजिंग कम से हुई। अब समझ आ गई ये बात क्या? ठीक है, ग्रीन या व्हाइट भी हो सकता है, यहाँ पे मेनली कलर रेड या ब्लैक रहता है और कोई और कलर यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये सारा कलर समझ आ गया होगा, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ओपन क्लोज। ठीक है, हाई और लो की बात समझ आ गई आपको। देन उसके बाद जो यहाँ पे बॉडी का थिक पार्ट होता है वो ओपन और क्लोज के बीच में होता है, एंड जिसकी शेडो होती है वो हाई और लो को डिपेक्ट कर रही होती है। ठीक है, दिन का मतलब जो होता है वो हाई होता है एंड ये लो दिखाता है, जितना भी चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद जो कैंडल का जो कलर होता है, वो जो रंग, जो इसका कलर है, वो प्राइस ऊपर गया नीचे गया वो बताता है। जो भी इसका कलर होगा, ग्रीन तो अप गया, रेड तो डाउन गया। ठीक है, देन उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है कॉल ऑप्शन और बाय ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, सॉरी, कॉल ऑप्शन मतलब कि बाय का, एंड पुट ऑप्शन मतलब कि सेल। ठीक है, इस तरीके।
आई नो बस 2 पेज और रह गए, इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है फटाफट से। इसके अंदर क्या है, एक एसेट बाय करने का राइट देता है, यहाँ पे एक एसेट को सेल करने का राइट देता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, बुलिश यहाँ पे है, लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे बेरिश मतलब लगता है प्राइस नीचे जाएगा। प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट प्राइस ज्यादा होगा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से, मार्केट प्राइस कम होगा स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम से। यहाँ पे लॉस जो है सिर्फ प्रीमियम तक लिमिटेड रहेगा अगर प्राइस ऊपर ना गया तो, एंड यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम तक लिमिटेड रहेगा अगर प्राइस नीचे नहीं गया तो। ठीक है, देन यहाँ पे पुट ऑप्शन को डिटेल में डिस्कशन करेगा। कॉल ऑप्शन का अगर थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो स्ट्राइक प्राइस मान लो 100 है, प्रीमियम पेड मान लो कि जो 10 है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस मान लो 120 है, तो ये हो गया मेरा, ठीक है 120 माइनस 100 माइनस 10, मतलब 10 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो यहाँ अगर बात करूं तो मार्केट प्राइस मान लो कि मेरा यहाँ पे मार्केट प्राइस मेरा 80 है, स्ट्राइक प्राइस मान लो 100 है, ये प्रीमियम मेरा 10 है, तो यहाँ पे 90 आ रहा है, यहाँ पे 80 आ रहा है, तो यहाँ पे अगेन किसका प्रॉफिट हो रहा है, 10 का। यहाँ पे बोलूं तो मार्केट प्राइस मेरा कितना है, 120 है, यहाँ पे बोलूं तो ये 110 आ रहा है, तो 120 इज ग्रेटर देन 110, मतलब यहाँ पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे ये पॉइंट्स आ जाते हैं, पुट ऑप्शन वाला वही समझा दिया मैंने। टैक्स इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो हमारे शॉर्ट टर्म एसेट के ऊपर होता है, जो 24 मंथ्स के नीचे नीचे वो जनरल एसेट, एंड 36 मंथ्स के नीचे नीचे वाले रियल एस्टेट के ऊपर हमारा जो टैक्स रेट चलता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर जो भी गेन होगा आपको रेट याद करने की जरूरत नहीं है, कर भी लोगे तो अच्छा ही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब जो 24 मंथ से ऊपर एंड 36 मंथ से ऊपर रिस्पेक्टिवली केस में चल रहा होता है, आपको अगेन ये टैक्स का पार्ट है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडेक्सेशन कहीं कहीं जगह पे हट चुका है, अब कहीं कहीं जगह पे इंटरनल लग रहा है, बट फिलहाल एज सच लॉ के अंदर नहीं है, ठीक है, टैक्स के अंदर। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं म्यूचुअल फंड के क्या क्या होते हैं, फीचर आप पढ़ सकते हैं। लास्ट पार्ट पे आते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ओपन एंडेड फंड्स होते हैं और क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं। ओपन का मतलब क्या है, कोई फिक्स मेच्योरिटी नहीं होती है, आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, और एनएवी मतलब कि जितनी भी आपकी वैल्यू है, ठीक है, की वैल्यू है उसके हिसाब से कर सकते हो, एंड एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। क्लोज एंडेड सबका मतलब क्या है, क्लोज एंडेड फंड्स का फिक्स मेच्योरिटी होती है, सिर्फ लॉन्च टाइम पर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, लिक्विडिटी इसकी कम होती है। देन डेट, इसके बाद कहते हैं बेस्ड एसेट क्लास, डेट फंड, इक्विटी, हाइब्रिड, ठीक है। इसके मतलब क्या है, डेट फंड का कि बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क कम होता है, रिटर्न जो है स्टेबल होते हैं। इक्विटी फंड की बात करें तो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क ज्यादा होते हैं, ठीक है, पर रिटर्न भी ज्यादा होता है। हाइब्रिड फंड की बात करें तो इक्विटी और डेट का दोनों का मिक्सचर होता है, रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस रहते हैं यहाँ पे। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गोल की बात करूँ तो ग्रोथ फंड, इनकम, मनी मार्केट फंड एंड टैक्स फंड। इसके अंदर ग्रोथ फंड की बात करें तो एम मेन क्या है इसका, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं एंड ज्यादा रिटर्न का टारगेट होता है। देन इनकम फंड की बात करें तो रेगुलर इनकम देने के लिए बनाए जाते हैं, इंटरेस्ट या डिविडेंड के थ्रू, ठीक है। एंड मनी मार्केट फंड्स का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो गए, सीडीज, लाइक कमर्शियल डिपॉजिट्स वगैरह हो गए, कमर्शियल सीपीज वगैरह हो गए, जो में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी लिक्विडिटी हाई होती है। टैक्स फंड की बात करूँ तो टैक्स सेविंग के लिए मतलब कि एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाते हैं, छोड़ सकते हैं इस पॉइंट को, टैक्स वाले को। जियोग्राफी के बेसिस पे बात करूँ तो डोमेस्टिक फंड एंड ऑफशोर फंड्स होते हैं। डोमेस्टिक फंड का मतलब क्या है, जो हम सिर्फ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड ऑफशोर फंड्स का मतलब होता है जो हम फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यूएस, यूरोप वगैरह के अंदर। तो आपके 49 के 49 पेजेस मैंने समझा दिए, इसके अंदर बस आपका एक पॉइंट नहीं था, दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, वो आपके उस वाले पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी वो वाली पीडीएफ मेरे पास खुली भी नहीं है, मैं ओपन करने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। फिलहाल आपका वो वाली चीज अपलोड हो जाएगी, ठीक है, आपको मिल जाएगी, जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। उसके अंदर मैंने पेपर के अंदर भी सारे टॉपिक कवर कर दिए, आप उसको क्वेश्चन को एक बार देख लेना, कोई डाउट लगे तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपकी पूरी वीडियो डन हो चुकी है, आई नो थोड़ा सा ज्यादा चला गया, 1 घंटे से ऊपर है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ लेना अच्छे से, आपकी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, मतलब पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। कोई पीडीएफ कमेंट पे ना लिखे, मैं अपने आप अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।